Hi friends, as usual, you are hardest welcome in today's revision session on your direct tax laws and international taxation. जैसा कि आपको मालूम है, मैंने आपके अपकमिंग अटेम्प्ट को टारगेट करते हुए 5 अगस्त से जो रिवीजन सेशंस की सीरीज आपके लिए स्टार्ट की, जिसमें हम ऑलमोस्ट ऑल जो रेलिवेंट टॉपिक्स हैं उनको थॉरोली रिवाइज कर चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट रिवीजन सेशन में कहा था कि मैं आपके साथ में जो दो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, फेसलेस असेसमेंट स्कीम और फेसलेस अपील स्कीम्स, उनको भी क्विकली रिफ्रेश करा दूंगा। तो आइए जरा शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स आज के इस रिवीजन सेशन की हम फेसलेस असेसमेंट स्कीम से। ओके, यस माय डियर फ्रेंड्स, ये जो फेसलेस असेसमेंट स्कीम है, इसके लिए जो भी थिंग्स है वो मैंने आपको डायग्रामेटिक शेप में प्रोवाइड कर रखी हैं। ये जो भी डायग्राम्स हैं ये आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो के कैप्शन में भी जो लिंक है वो इन नोट्स का जो हम आज यूज करने वाले हैं इन फेसलेस स्कीम्स के लिए वो आपको दे रखा है। तो वहां से आप ये जो डायग्राम्स वगैरह हैं ये डाउनलोड कर सकते हैं, जिनसे आपके लिए इन स्कीम्स को प्रिपेयर कर पाना और आगे भी क्विकली रिवाइज कर पाना ज्यादा इजी हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप ये रिकॉल कीजिए कि इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन 144 बी है, जहां लॉ मेकर्स ने फेसलेस असेसमेंट स्कीम को लेकर जो ऑल थिंग्स हैं वो हमें अरेंज कर रखी हैं। यस फ्रेंड, सेक्शन 144 बी में इनकम टैक्स एक्ट में फेसलेस असेसमेंट स्कीम से रिलेटेड जो ऑल थिंग्स हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं। मैं इस स्कीम को आपको रिफ्रेश कराऊं, आप इसमें ज्यादा कंफर्ट फील करें जब आपको सर्टेन थिंग्स स्पेसिफिक सी कहीं इस तरह की देखने को आगे मिले। तो उसके लिए मैं काम करता हूं, मैं इस स्कीम के बैकग्राउंड में जरा सर्टेन थिंग्स आपके सामने पहले प्रेजेंट कर देता हूं। ओके, फिर उस स्कीम का जो कंटेंट है वो मैं आपको रिकॉल कराना स्टार्ट करूंगा। देखिए, अगर किसी असेसमेंट ईयर के लिए फ्रेंड्स एसएससी की कोई एस्केप्ड इनकम थी और एओ को सब्सिक्वेंटली मान लेते हैं 2-3 साल बाद उस एस्केप्ड इनकम के बारे में पता लगा, तो आपको तो मालूम है ना कि एओ के पास में इनकम एस्केपिंग असेसमेंट करने की पावर है सेक्शन 147 में, लेकिन उसके लिए पहले वो 148 में नोटिस सर्व करेगा और उस नोटिस से वो एसएससी के लिए रिटर्न फर्निश करना रिक्वायर करेगा। एंड ये जो रिक्वायरमेंट है ये सेक्शन 139 की रिक्वायरमेंट के पार मानी जाएगी। मींस 148 के नोटिस के पुर्सुएंस में फाइल की गई ये जो आपकी रिटर्न है ये 139 में फाइल रिटर्न कहलाएगी। एंड हो सकता है कि एसएससी ने उस नोटिस को रिस्पॉन्ड किया हो, रिटर्न को फर्निश कर दिया हो, तो प्रैक्टिकली ऑलवेज एसएससी को उनकी प्रेजेंस रिक्वायर करने के लिए, उनसे इंफॉर्मेशंस डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगाने के लिए 139 की रिटर्न के आने पर जो 143(2) का स्क्रूटनी वाला जो नोटिस है जो दिया जा सकता है वो दिया ही जाता है, जिससे एसएससी की प्रेजेंस वगैरह रिक्वायर की जाए, एसएससी से रिलायबल एविडेंस डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगाए जाएं और उसके बाद में एसएससी का जो असेसमेंट ऑर्डर है वो पास होता है। तो क्या 143(2) में नोटिस दे दिया तो ऑर्डर 143(3) में बनेगा? यस, ऑफ कोर्स माय डियर, 147 के लिए जुडिशरीज का एक ही व्यू है। जैसे कई केस लॉज हैं, पर मैं एक केस की बात करूं, एल्स्टॉम टी&डी इंडिया लिमिटेड के केस में, जिससे मद्रास हाई कोर्ट ने भी कहा कि सेक्शन 147 तो केवल मशीनरी सेक्शन है, फाइनली असेसमेंट और रेगुलर असेसमेंट के जो प्रोविजंस हैं उन्हीं में हमें देखने को मिलेगा। जैसे एसएससी ने अगर अपनी रिटर्न फाइल कर रखी है तो उनका ऑर्डर 143(3) में ही पास होगा। तो सर कैसे पता लगेगा कि ये नॉर्मल स्क्रूटनी असेसमेंट है या एस्केप्ड इनकम के टैक्सेशन के लिए किया जाने वाला ये स्क्रूटनी असेसमेंट है? तो जब इनकम एस्केपिंग असेसमेंट वहां इन्वॉल्व होता है तो ऐसे केस में उस असेसमेंट ऑर्डर के टॉप पर असेसमेंट ऑर्डर सेक्शन 143(3) रीड विद सेक्शन 147 लिख दिया जाता है। मतलब इस केस में माय डियर फ्रेंड्स जो असेसमेंट ऑर्डर पास होगा, इस केस में असेसमेंट ऑर्डर के टॉप पर क्या लिखा होगा?
असेसमेंट ऑर्डर अंडर सेक्शन 143(3) रीड विद सेक्शन 147। इससे हमें पता लगता है कि हाँ, ये नॉर्मल स्क्रूटनी असेसमेंट नहीं है, यहां एसएससी की एस्केप्ड इनकम के बारे में पता लगा है, इसलिए उनका केस ओपन और रीओपन किया गया है और इस असेसमेंट को अंजाम दिया गया है। बट माय डियर फ्रेंड्स, एक पॉसिबिलिटी ये भी तो राइज होती है, जरा सोचो क्या, कि एओ ने तो इनकम स्कीपिंग असेसमेंट की प्रोसेस में जो नोटिस एसएससी को रिटर्न रिक्वायर करने के लिए देना होता है वो दिया, लेकिन एसएससी ने मांगे जाने पर भी अपनी रिटर्न फर्निश नहीं की। तो ऐसे केस में प्रैक्टिकली एसएससी से रिलायबल एविडेंस डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगने के लिए 142(1) में जो नोटिस है वो उनको दिया जाता है। और फाइनली जो इस एस्केप्ड इनकम के टैक्सेशन के लिए असेसमेंट ऑर्डर बनेगा, क्या वो असेसमेंट ऑर्डर 147 में बनेगा? ना, 147 तो केवल मशीनरी सेक्शन है। अगर एसएससी ने रिटर्न फर्निश नहीं की है तो रिटर्न ना फर्निश किए जाने के केस में जो असेसमेंट ऑर्डर 144 में पास होता है वही यहां पर भी पास होगा, लेकिन साथ में लिखा होगा क्या? रीड विद सेक्शन 147। इससे हम डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं कि ये एक नॉर्मल बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का केस नहीं है, ये एस्केप्ड इनकम का टैक्सेशन इफेक्ट देने के लिए किया जाने वाला बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है। तो फ्रेंड्स, आपको स्कीम में जब देखने को मिले कि भाई असेसमेंट अंडर सेक्शन 143(3) रीड विद सेक्शन 147 की बात हो रही है, तो ये क्या सिचुएशन होगी? और जहां असेसमेंट अंडर सेक्शन 144 रीड विद सेक्शन 147 की अगर बात चल रही है तो फिर ये क्या सिचुएशन होगी? ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट था जो मैंने बस क्विकली आपको यहां पर ब्रीफली माय डियर फ्रेंड्स अभी रिफ्रेश कराया। आइए, अब मुझे मेनली आपको लेकर चलना है जो फेसलेस स्कीम्स हैं उन्हीं में। राइट माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। तो मुझे वापस से आपको मेनली जो लेकर चलना है वो उन फेसलेस स्कीम्स में लेकर चलना है। तो शुरुआत करते हैं फेसलेस असेसमेंट स्कीम से, जिसमें मैंने अभी कहा इस स्कीम को लेकर जो थिंग्स हैं वो फ्रेंड्स लॉ मेकर्स ने सेक्शन 144(b) में हमें प्रोवाइड कर रखी हैं। मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए फेसलेस असेसमेंट स्कीम में जहां डिटेल में चीजें 144(b) में बेयर एक्ट में हमें देखने को मिलती हैं, वो आपकी कन्वीनियंस के लिए 4 पार्ट्स में यहां पर स्प्लिट अप कर रखी हैं। फर्स्ट पार्ट में न्यू एस्टैब्लिशमेंट्स जो इस स्कीम में हमें देखने को मिले, सेकेंड पार्ट में वो सिचुएशंस जो इस स्कीम में कवर्ड हैं, थर्ड पार्ट में प्रोसेडुरल एस्पेक्ट्स, और लास्ट पार्ट हमने कुछ अदर कंसीडरेबल पॉइंट्स के लिए बनाया। शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स न्यू एस्टैब्लिशमेंट्स से। एक्चुअली इस फेसलेस असेसमेंट स्कीम में जो सेंट्रलाइज्ड बॉडी है वो है नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर, जिसका ऑफिस दिल्ली में लोकेटेड है, और डिफरेंट रीजन्स में रीजनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर एस्टैब्लिश किए गए हैं। और एक एक रीजनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर में डियर फ्रेंड्स कई जो असेसमेंट यूनिट, वेरिफिकेशन यूनिट, टेक्निकल यूनिट एंड रिव्यू यूनिट सेटअप की गई हैं। किनके द्वारा? बोर्ड के द्वारा। अब इन यूनिट्स के क्या फंक्शंस हैं? जैसे असेसमेंट यूनिट की हम बात करें तो ये असेसमेंट से रिलेटेड अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो भी सब्जेक्टिव इश्यूज है, क्रूशियल पॉइंट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करेंगी, वो इंफॉर्मेशंस और क्लैरिफिकेशंस मांगेंगी, एसएससी के फर्निश्ड मटेरियल को एनालाइज करेंगी, एंड इसके अलावा असेसमेंट के लिए जो भी अदर रिक्वायर्ड फंक्शंस है उसे परफॉर्म करेंगी। एंड फाइनली ये जो असेसमेंट यूनिट है वो क्या करके देंगी? वो असेसमेंट का एक ड्राफ्ट तैयार करके जो सेंट्रलाइज्ड बॉडी है दैट इज नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर उनको भेज देंगी। तो असेसमेंट यूनिट को फाइनली क्या करके देना है? असेसमेंट का जो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर है वो तैयार करके देना है। देखो, फाइनल तो सब कुछ माय डियर फ्रेंड्स, फाइनल तो सब कुछ अब नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर से होगा, ठीक है, लेकिन असेसमेंट इनिशियल फेज में जो कंप्लीट होता है वो असेसमेंट यूनिट करती हैं, और फाइनल फिर उसके बाद में उसे नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर कर देते हैं। अच्छा, अब एग्जाम में क्वेश्चन आपको ये भी दिया जा सकता है कि भाई ये वेरिफिकेशन यूनिट क्यों बनाई जाती है, इनके क्या फंक्शंस है? टर्म से आइडिया लगना चाहिए, ये वेरिफिकेशन से रिलेटेड अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए इंक्वायरी एंड क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगी, एसएससी के
फर्निश किए गए बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एग्जामिनेशन करेंगी। एसएससी ने जो विटनेस प्रोड्यूस किया है उसको एग्जामिन करना, उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना, और जो भी वेरिफिकेशन से रिलेटेड अदर रिक्वायर्ड फंक्शन होगा वो वे परफॉर्म करेंगी। देन माय डियर फ्रेंड्स, टेक्निकल यूनिट का क्या रोल है? तो ये टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं, हाँ, जैसे लीगल, अकाउंटिंग, फॉरेंसिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वैल्यूएशन, ट्रांसफर प्राइसिंग, डाटा एनालिटिक्स, मैनेजमेंट और एनी अदर टेक्निकल मैटर पर अपनी जो एडवाइस है, अपना जो टेक्निकल असिस्टेंस है वो प्रोवाइड करती है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, फाइनली एग्जाम के लिए जो थोड़ा ज्यादा रेलिवेंट है, रिव्यू यूनिट के क्या फंक्शंस हैं? ये ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर का रिव्यू करेंगी, उसमें चेक करेंगी कि वाकई जो भी रेलिवेंट एंड मटेरियल एविडेंस है उन्हें इनकम टैक्स रिकॉर्ड पर लाया जा चुका है या नहीं, जो भी रेलिवेंट पॉइंट्स ऑफ फैक्ट एंड लॉ है वो ड्राफ्ट ऑर्डर में ड्यूली इनकॉर्पोरेट किए जा चुके हैं या नहीं, और सबसे जरूरी चीज कि एसएससी के केस में जो केस लॉज एप्लीकेबल हैं वो एप्लीकेबल जुडिशियल डिसीजंस कंसीडर किए जा चुके हैं या नहीं। राइट माय डियर फ्रेंड्स, और मेरी कोशिश होगी कि जिस तरह के एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिए जा सकते हैं वो भी मैं साथ ही साथ आपको दिखाता हुआ चलूं। जैसे माय डियर फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में तो बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया था, लेकिन अच्छे क्वेश्चन जिस तरह के और बन सकते हैं फ्रेंड्स वो मैंने एडिशनली आपको नोट्स में दे रखे हैं। इस स्कीम के लास्ट में देखिए, फॉर द पर्पज ऑफ फेसलेस असेसमेंट बोर्ड हैज राइट टू सेट अप असेसमेंट यूनिट इंटर एलिया मींस अमंग अदर यूनिट्स दैट इज रिव्यू यूनिट एंड स्पेसिफाई देयर जुरिडिक्शन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय दीज यूनिट्स। मींस आपको बस असेसमेंट यूनिट और रिव्यू यूनिट के जो भी फंक्शंस हैं वो यहां पर बताने हैं। तो आपको पता है ना असेसमेंट यूनिट क्या कर सकती है? अभी जो ब्रांचेस आपने देखी थी, हाँ, जैसे वही सब्जेक्टिव इश्यूज, क्रूशियल पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना, इंफॉर्मेशंस, क्लैरिफिकेशंस मांगना, एसएससी के फर्निश मटेरियल को एनालाइज करना, और जो भी अदर रिक्वायर्ड फंक्शंस हो उसे परफॉर्म करना। सिमिलरली रिव्यू यूनिट के लिए अभी आपने देखा कि उन्हें तो बस चेक करना है क्या कि जो भी रेलिवेंट मटेरियल एविडेंस है वो इनकम टैक्स रिकॉर्ड पर आ चुके हैं या नहीं, जो भी रेलिवेंट पॉइंट्स ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स है उनको ड्यूली इनकॉर्पोरेट ड्राफ्ट ऑर्डर में किया जा चुका है या नहीं, जो भी एप्लीकेबल जुडिशियल डिसीजन है उन्हें कंसीडर किया जा चुका है या नहीं। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो आपको दिया जा सकता है जिसमें कि फंक्शंस आपसे रिक्वायर किए जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, वापस से मैं आपको लेकर चलता हूं इसकी में ही पहले। तो अभी हमने केवल पहला जो पार्ट है वो यहां माय डियर फ्रेंड्स कंप्लीट किया। आइए सेकंड पार्ट की तरफ कदम रखते हैं जिसमें वे पॉसिबल सिचुएशंस मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है जो इस फेसलेस असेसमेंट स्कीम में माय डियर फ्रेंड्स कवर की गई हैं। यस, देखो क्या क्या संभावनाएं बनती हैं। हो सकता है कि इस फेसलेस असेसमेंट स्कीम के आने से पहले, इस फेसलेस असेसमेंट स्कीम के एप्लीकेबल होने से पहले एसएससी को स्क्रूटनी का नोटिस तक इशू ना हुआ हो, तो फिर जिसका इस स्कीम से पहले स्क्रूटनी असेसमेंट स्टार्ट तक नहीं हुआ उसका तो जो असेसमेंट है वो इस स्कीम में ही स्टार्ट होगा, कंप्लीट होगा। मतलब अब नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर उस एसएससी को 143(2) में जो स्क्रूटनी का नोटिस है वो सर्व करेंगे। लेकिन अगर इस स्कीम के एप्लीकेबल होने से पहले एसएससी 139(1) या 142(1) में रिटर्न अगर फाइल कर चुका है, जितना मैं अंडरलाइन कर रहा हूं केवल उसी पर अभी कॉन्सेंट्रेट करना, अगर एसएससी अपनी रिटर्न अगर 139 या 142(1) के नोटिस के परसेंस पर फाइल कर चुका है एंड उन्हें इस स्कीम से पहले ही स्क्रूटनी का नोटिस मिल चुका है, तो अब भले ही असेसमेंट स्टार्ट इस स्कीम से पहले हो गया लेकिन खत्म इस स्कीम के अकॉर्डिंगली होगा। नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर उस एसएससी को इंटीमेट करेंगे कि आपका जो स्टार्ट हुआ असेसमेंट है वो अब कंप्लीट इस फेसलेस असेसमेंट स्कीम के तहत किया जाएगा। इसी तरह से वो एसएससी जिसको 142(1) में नोटिस तक देकर रिटर्न मांगी गई और उसने अपनी रिटर्न तक फर्निश नहीं की, हाँ, तो वो एसएससी जिसने अपनी रिटर्न फर्निश नहीं की ये उसका बैच जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। हाँ, वो इस स्कीम से पहले ही एसएससी का स्टार्ट हो चुका है, उन्हें बीजीए का शो कॉज नोटिस जा चुका है। तो ऐसे केस में भले इस स्कीम से पहले उनका बीजीए स्टार्ट हो गया हो लेकिन नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर एसएससी को इंटीमेट करेंगे कि वो बीजीए आपका कंप्लीट इस स्कीम के अकॉर्डिंगली किया जाएगा।
राइट फ्रेंड्स। तो अभी मैंने जो केसेस आपके लिए बनाए हैं उन केसेस में जो असेसमेंट कंप्लीट किए जाने की बात होगी माय डियर फ्रेंड्स, वो इस स्कीम में जैसे यहां पर हम कह सकते हैं सिंपल प्लेन असेसमेंट ऑर्डर अंडर सेक्शन 143(3) का केस है। इसी तरह से सेकंड जो पार्ट है उस सेकंड पार्ट माय डियर फ्रेंड्स जो असेसमेंट की बात यहां पर हो रही है ये प्लेन बेजमेंट असेसमेंट अंडर सेक्शन 144 की यहां पर बात हो रही है, जो अब इस स्कीम के अकॉर्डिंगली कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन मैंने आगे की सिचुएशंस उन पर कंसंट्रेट कीजिएगा। जैसे फ्रेंड्स अगर एसएससी को इस स्कीम से पहले ही अगर 148 में मतलब इनकम स्कीमिंग असेसमेंट उनका स्टार्ट हुआ 148 में उन्हें नोटिस मिला और उसने 148 के नोटिस के पुरस्वेंस में अपनी रिटर्न फर्निश कर रखी है। ओके, और मतलब एसएससी का इस स्कीम से पहले ही 148 में नोटिस आया, एसएससी ने रिटर्न फर्निश कर दी, उनका 143(2) में भी उनको प्रेजेंस रिक्वायर करने वगैरह वाला नोटिस मिल गया, तब ये स्कीम आ गई। तो अब वो जो असेसमेंट कंप्लीट होगा ये असेसमेंट होगा असेसमेंट अंडर सेक्शन 143(3) रीड विद सेक्शन 147। उससे हमें पता लगेगा ना कि ये नॉर्मल स्क्रूटनी असेसमेंट नहीं है, ये इनकम स्कीमिंग असेसमेंट का इफेक्ट रखने वाला स्क्रूटनी असेसमेंट है। तो वो भी ये सेंटर एसएससी को इंटीमेट करेंगे कि कंप्लीट इस स्कीम के अकॉर्डिंगली होगा। इसी तरह से अगर इस स्कीम से पहले ही उनको 148 का नोटिस मिला और उन्होंने नोटिस के पुरस्वेंस तक में अपनी रिटर्न फर्निश नहीं की, 143 142 1 का जो नोटिस है वो जा चुका है, तो इस स्कीम से पहले ही उनका ये सीन अगर बन चुका है, तो अब इस केस में माय डियर फ्रेंड्स अब इस केस में जो उनका असेसमेंट कंप्लीट होगा, असेसमेंट ऑर्डर के टॉप पर क्या लिखा होगा 144 रीड विद सेक्शन 147। माय डियर फ्रेंड्स नेशनल फिजिकल असेसमेंट सेंटर एसएससी को इंटीमेट कर देंगे कि वो आपका अब असेसमेंट जो स्टार्ट भली इस स्कीम से पहले हो चुका है लेकिन कंप्लीट एज पर दिस स्कीम किया जाएगा। राइट, तो आई होप जो भी ऑल पॉसिबल सिचुएशंस है वो आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है कि भाई कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जो इस स्कीम में कवर की गई हैं, कौन कौन सी ये सिचुएशंस हैं जो इस स्कीम में कवर की गई हैं। यस, तो फ्रेंड्स स्टेट द सर्कमस्टेंसेस इन विच assessment shall be completed as per the process laid down under section 144B that is under facial assessment scheme। तो वही केसेस हैं जो अभी हमने डिस्कस किए। सबसे पहले हमने वो केस डिस्कस किया था जहां पर इस स्कीम से पहले अगर एसएससी को स्क्रूटनी का नोटिस तक नहीं गया है तो उनका असेसमेंट स्टार्ट भी इस स्कीम के अकॉर्डिंगली होगा और कंप्लीट तो नेचुरली इस स्कीम के अकॉर्डिंगली किया ही जाएगा। और उसके बाद में हमने जो 3 केसेस डिस्कस किए थे ना फ्रेंड्स, वो तीनों ब्रांचेस आपको राइटिंग में कंटेंट के फॉर्म में यहां पर इस तरह से प्रेजेंट बस कर दी गई हैं। आइए अब इस स्कीम की जो जान है दैट इज प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स, मैं उसमें आपको लेकर चल रहा हूं जिसमें मेजरली इस स्कीम को मतलब हम कवर करेंगे क्योंकि स्कीम का एक सब्सटेंशियल पार्ट प्रोसीजरल नेचर का ही है। ठीक है, तो प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स को मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए फर्दर पार्ट्स में स्प्लिट अप कर रखा है। यस, देखो सपोज किसी एसएससी का मान लेते हैं इस स्कीम से पहले स्क्रूटनी का नोटिस तक नहीं गया था, तो अब नोटिस इस स्कीम के अकॉर्डिंगली जाएगा, मतलब उनका असेसमेंट वगैरह इस स्कीम के अकॉर्डिंगली स्टार्ट होगा। चलो राम को स्क्रूटनी का जो नोटिस है वो नेशनल फिजिकल असेसमेंट सेंटर ने अंडर दिस स्कीम दे दिया, तो अब एक्चुअली वो नेशनल फिजिकल असेसमेंट सेंटर क्या करेंगे, सबसे पहले ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम के थ्रू, मतलब सिंपली कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से, लॉटरी सिस्टम से किसी भी रीजनल फिजिकल असेसमेंट सेंटर की किसी भी असेसमेंट यूनिट को वो उस असेसमेंट का जो केस है वो असाइन कर देंगे। देन वो जो असेसमेंट यूनिट है उन्हें हो सकता है एसएससी या किसी अदर पर्सन से कोई इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एविडेंस की जरूरत पड़ रही हो, तो उस स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एविडेंस को ऑब्टेन करने के लिए, इनफैक्ट असेसमेंट यूनिट को वेरिफिकेशन यूनिट के असिस्टेंस की जरूरत पड़ रही हो, उनसे सर्टेन इंक्वायरी वेरिफिकेशन कराना हो तो उसे कंडक्ट करने के लिए,
इवन असेसमेंट यूनिट को हो सकता है कि टेक्निकल असिस्टेंस की जरूरत पड़ रही हो, तो टेक्निकल यूनिट से वो टेक्निकल असिस्टेंस मांगने के लिए ये असेसमेंट यूनिट नेशनल फिजिकल असेसमेंट सेंटर को रिक्वेस्ट करेंगी। मतलब असेसमेंट यूनिट किसी के साथ डायरेक्टली 1-to-1 नहीं कर सकती। हाँ, वो सब कुछ नफाक के थ्रू होगा, नेशनल फिजिकल असेसमेंट सेंटर के थ्रू होगा। चलो, अब नेशनल फिजिकल असेसमेंट सेंटर क्या करेंगे, एसएससी और अदर पर्सन जिससे भी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स एविडेंस मंगाना है, वो उनको एक नोटिस इशू करेंगे, उसमें एक टाइम स्पेसिफाई करेंगे और उसमें वो स्पेसिफाई की गई इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एविडेंस प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पेक्टिव एसएससी को कहेंगे। एंड हमें एसएससी और उस अदर पर्सन से ये एक्सपेक्टेड है, उनकी ड्यूटी है कि वो नेशनल फिजिकल असेसमेंट सेंटर के द्वारा स्पेसिफाइड और एक्सटेंडेड टाइम में जो मांगी गई इंफॉर्मेशन है वो फर्निश करें, मतलब अपना जो रिस्पॉन्स है वो नेशनल फिजिकल असेसमेंट सेंटर को फाइल करें। सिमिलरली, नेशनल फिजिकल असेसमेंट सेंटर ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम के थ्रू किसी भी रीजनल फिजिकल असेसमेंट सेंटर की किसी भी वेरिफिकेशन और टेक्निकल यूनिट को जो केस है वो असाइन करेंगे, उनसे वो उन इंफॉर्मेशन उनसे वो वे सर्टेन इंक्वायरी वेरिफिकेशन करना, टेक्निकल असिस्टेंस देना रिक्वायर करेंगे। और ये वेरिफिकेशन यूनिट फिर उन वेरिफिकेशन को करने के बाद जो उसकी रिपोर्ट बनेगी, जो टेक्निकल असिस्टेंस टेक्निकल यूनिट ने देना है, वो अपनी जो रिपोर्ट है वो नेशनल फिजिकल असेसमेंट सेंटर को दे देंगे। तो वेरिफिकेशन यूनिट ने जो वेरिफिकेशन किया उसका जो कंक्लूजन आया, टेक्निकल यूनिट को जो टेक्निकल असिस्टेंस देना है वो एक रिपोर्ट के थ्रू यहां पर नेशनल फिजिकल असेसमेंट सेंटर को फर्निश कर देंगे। इन चीजों की जरूरत किसको थी? इन चीजों की जरूरत माय डियर फ्रेंड्स असेसमेंट यूनिट को थी ना। तो नेशनल फिजिकल असेसमेंट सेंटर जो भी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एविडेंसेस एसएससी से मिले, जो भी वेरिफिकेशन यूनिट एंड टेक्निकल यूनिट से रिपोर्ट आई, वो वे जिन्होंने मांगी थी दैट इज असेसमेंट यूनिट को फॉरवर्ड कर देंगे। ओके, देन माय डियर फ्रेंड्स, अब आप याद कीजिए, आपने असेसमेंट प्रोसीजर चैप्टर में ये रिफ्रेश कर रखा है ना कि अगर कोई एसएससी 142(1) में नोटिस आए, 142(2) में ऑडिट की डायरेक्शन आए, उनको कंप्लाई विद ना करे तो उनका बीजीए पॉसिबल हो जाता है। अगर एसएससी से एओ ने 143(2) में सपोज नॉर्मल स्क्रूटनी असेसमेंट में कुछ इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे और एसएससी ने 143(2) में वो नहीं दिए, तो उनका केस बीजीए में शिफ्ट हो जाता है। ये सारे बीजीए के 144 में जो ग्राउंड्स है, आप रिफ्रेश करना, वहां आपको देखने को मिलेंगे, जो हमने एपी में रिफ्रेश कर भी रखे हैं। तो अब यहां अब एओ ने स्क्रूटनी का नोटिस नहीं दिया है, अब यहां पर जो चीजें हैं वो नेशनल फिजिकल असेसमेंट सेंटर ने एसएससी से मांगी है। अगर एसएससी नहीं नोटिस रिस्पॉन्ड करता, मांगी गई चीजें देता, तो बीजीए होना चाहिए। या वो 142(1) या 142(2) की ऑडिट डायरेक्शन वगैरह नहीं कंप्लाई विद करता, तो एसएससी का बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो जाना चाहिए। यस, उस बात का भी इस स्कीम में पूरा ध्यान रखा गया। फ्रेंड्स, अगर एसएससी के पार्ट पर ऐसा कोई फेल्योर है कि भी नेशनल फिजिकल असेसमेंट सेंटर ने जो भी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगी, वो अगर एसएससी ने सबमिट नहीं की, या एसएससी ने 142(1) या 142(2) की ऑडिट डायरेक्शन वगैरह को कंप्लाई विद नहीं किया, तो नेशनल फिजिकल असेसमेंट सेंटर एसएससी को पहले एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे। वो एक शॉकॉज नोटिस एसएससी को भेजेंगे कि शो द कॉजेस व्हाई बैड जजमेंट असेसमेंट शुड नॉट बी कंप्लीटेड अपॉन यू, और एक रिप्लाई सबमिशन के लिए उसमें एसएससी को टाइम दे दिया जाएगा। एसएससी उस शॉकॉज नोटिस के रिस्पांस में हो सकता है कि अपना रिस्पांस फाइल करे कि भाई ये डिफॉल्ट मेरा डेलिबरेट अटेम्प्ट नहीं है, मुझसे इस वजह से हो गया है। और अगर वो रिस्पॉन्स एसएससी का सेटिस्फैक्टरी है, तो नेशनल फिजिकल असेसमेंट सेंटर बेड जजमेंट असेसमेंट का जो माइंड मेकअप कर रहे थे वो उसे ड्रॉप कर देंगे। लेकिन जहां एसएससी इधर उधर की बातें बना रहा है, या एसएससी को अपॉर्चुनिटी मिली और उसने कोई रिस्पॉन्स तक सेंटर को नहीं दिया है, तो फिर नेशनल फिजिकल असेसमेंट सेंटर असेसमेंट यूनिट को इंटीमेट करेंगे कि अब आपके जजमेंट में जो बेस्ट हो, आप उस बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के अकॉर्डिंगली इनका जो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर है वो तैयार करना। ठीक है। हाँ फ्रेंड्स, अब कुछ और भी सिचुएशन में आपके सामने रखना चाहता हूं, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट माय डियर फ्रेंड्स पॉसिबल है। आई होप आपको ये अच्छे से रिफ्रेश हो गया होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आपको किस तरह का दिया जा सकता है, आप देखेंगे फ्रेंड्स कि एज पर न्यू स्कीम ऑफ फिजिकल असेसमेंट अंडर द एक्ट देयर आर सर्टेन सिचुएशंस इन व्हिच नेशनल फिजिकल असेसमेंट सेंटर हैज द पावर टू मेक असेसमेंट टू द बेस्ट ऑफ इट्स जजमेंट। व्हाट आर दे? तो वो तीनों ही केसेस अभी अभी हमने फ्रेंड्स डिस्कस किए।
राइट। तो दूसरी ब्रांच में हमारी ये दोनों केस थे, पहली ब्रांच में ये वाला केस था जो आपने कंसीडरेशन में यहां पर ये लेना था। ठीक है, चलिए मैं अब आपको थोड़ा आगे लेकर चलना चाहता हूं। देखिए बेसिकली असेसमेंट यूनिट को नेशनल फिजिकल असेसमेंट सेंटर ने असेसमेंट का जो टास्क है वो दिया। तो अब असेसमेंट यूनिट जो भी उनके पास अवेलेबल मटेरियल होगा जिसमें वेरिफिकेशन यूनिट एंड टेक्निकल यूनिट की रिपोर्ट भी इंक्लूडेड है, वो उन सब के बेसिस पर एसएससी के लिए जो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर है, अगर स्क्रूटनी है तो स्क्रूटनी, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट वाली सिचुएशन थी तो वो वाला, और अगर इनकम स्टेटमेंट का एलिमेंट इन्वॉल्व है तो अकॉर्डिंगली उस तरह का वो 143(3) और 144 में जो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर है वो तैयार करेंगे। यह पॉसिबिलिटीज क्या क्या अराइज होती है फ्रेंड्स, ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज अराइज होती है, सोचो जरा। एसएससी ने जो इनकम रिटर्न में दिखाई, हो सकता है कि असेसमेंट यूनिट उसी को एक्सेप्ट कर ले कि वाकई एसएससी एकदम सही है, कोई गुंजाइश नहीं है, सब ठीक है, या हो सकता है कि कोई वेरिएशंस कर दे कि नहीं एसएससी का ये बोगस एक्सपेंस क्लेम था, ये डिसलायबल है, या वो अपने जजमेंट में जो बेस्ट हो उसके अकॉर्डिंगली एसएससी की जो इनकम है वो कंप्यूट करके लाए, जैसा कि केस माय डियर फ्रेंड्स इस तरह का अभी आपने देखा था, है ना। तो हो सकता है कि इस तरह की जो सिचुएशन है वो देखने को मिले कि जो असेसमेंट यूनिट है वो अपने जजमेंट में जो बेस्ट हो वो उसके अकॉर्डिंगली एसएससी का जो असेसमेंट है वो कंप्लीट करें। लेकिन ये पक्की बात है क्या कि ये जो असेसमेंट यूनिट है ना वो उस ड्राफ्ट ऑर्डर को नेशनल फिजिकल असेसमेंट सेंटर को सेंड कर देंगी। अरे असेसमेंट में असेसमेंट यूनिट को पता लगा कि एसएससी ने तो अपनी इनकम को अंडर रिपोर्ट किया है, अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम तो इनकम टैक्स एक्ट में एक डिफॉल्ट है, उसके लिए 270A में एसएससी पर पेनल्टी लेविएबल है। असेसमेंट यूनिट की ताकत नहीं है कि वो पेनल्टी प्रोसीडिंग्स को कंप्लीट करना तो दूर की बात स्टार्ट भी कर सके, वो तो नेशनल फिजिकल असेसमेंट सेंटर को बस रिकमेंड करेंगी कि देखो एसएससी पर ये पेनल्टी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जा सकती है, अब आप देख लो इनिशिएट करनी है नहीं करनी है वो आपका मैटर है। तो मतलब अगर एसएससी पर कोई पेनल्टी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जा सकती है तो बस वो असेसमेंट यूनिट तो उसकी जो डिटेल है वो असेसमेंट सेंटर को दे देंगी कि अब आप देख लो आपने पेनल्टी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करनी है नहीं करनी है। ओके, अब असेसमेंट यूनिट से चीजें आने के बाद में ये नेशनल फिजिकल असेसमेंट सेंटर हवा में काम नहीं करेंगे, वो बोर्ड के द्वारा स्पेसिफाइड जो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है जिसमें ऑटोमेटेड एग्जामिनेशन टूल भी, मतलब जो भी प्रैक्टिकली डेवलप किए गए कंप्यूटराइज्ड स्मार्ट टूल्स हैं उनके अकॉर्डिंगली वो उस ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर को एग्जामिन करेंगे। ओके, अब देखो यहां सिचुएशंस जो असेसमेंट यूनिट, अब देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज अराइज होती है। हो सकता है कि एसएससी ने रिटर्न में जो इनकम दिखाई थी असेसमेंट यूनिट उसमें कोई भी वेरिएशन प्रपोज न करे, इसका मतलब क्या है कि वो एसएससी की रिटर्न इनकम को एक्सेप्ट कर ले, राइट ना फ्रेंड्स। एक पॉसिबिलिटी ये राइज होती है कि एसएससी की रिटर्न इनकम को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, और हो सकता है कि वो कोई वेरिएशन प्रपोज करें, जैसा एसएससी ने अपनी आरओआई में मान लेते हैं कि कोई एक्सपेंस क्यू क्लेम किया हुआ है, ओके, और असेसमेंट यूनिट के अकॉर्डिंगली वो जो एक्सपेंस क्यू है वो डिसलायबल है, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो एज पर असेसमेंट यूनिट वो जो एक्सपेंस क्यू है वो डिसलायबल है, राइट। तो मैं सिचुएशन साथ साथ बनाता चलता हूं जिससे अच्छे से जो चीजें हैं वो आपको रिकॉल हो सके। अब यहां मैं एक केस पहले पकड़ता हूं, है ना, पहले हम ये वाला केस पकड़ लेते हैं, राइट माय डियर फ्रेंड्स, कि असेसमेंट यूनिट ने कोई भी वेरिएशन सपोज प्रपोज नहीं किया है, एसएससी की रिटर्न इनकम को एक्सेप्ट कर लिया है। ओके, तो एक संभावना तो ये बनती है कि नेशनल फिजिकल असेसमेंट सेंटर भी जो असेसमेंट यूनिट ने ड्राफ्ट ऑर्डर बनाकर भेजा उसी को फाइनल शिप दे दे, मतलब उसी को फाइनल असेसमेंट ऑर्डर बना दे। हाँ, तो फिर वो उस असेसमेंट ऑर्डर की एक कॉपी एसएससी पर सर्व करेंगे, साथ में अगर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स रिकमेंड की गई थी असेसमेंट यूनिट के द्वारा, मान लेते हैं हम, तो वो उसका शॉकोज नोटिस एसएससी को, क्या आप बताओ कि यहाँ पर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स इसकी क्यों ना इनिशिएट की जाए, अगर एसएससी पर असेसमेंट में डिमांड बनी है या रिफंड बना है तो जो भी डिमांड नोटिस और रिफंड है अगर कोई है तो उसके साथ में वो एसएससी पर उस असेसमेंट ऑर्डर को सर्व कर देंगे, तो मैटर फिनिश।
तो नेशनल फिजिकल असेसमेंट सेंटर असेसमेंट यूनिट ने अगर ऐसा प्रपोज किया तो उसी को फाइनल शिप दे देंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है जब रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी से चेक किया गया तो असेसमेंट ऑर्डर में अपेरेंटली कुछ ब्लंडर फील हो रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा भी पॉसिबल है कि नेशनल फिजिकल असेसमेंट सेंटर ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम के थ्रू किसी भी रीजनल फिजिकल असेसमेंट सेंटर की किसी भी रिव्यू यूनिट को उस ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर का रिव्यू कंडक्ट करने के लिए भी केस असाइन कर सकेंगी। राइट, पहले मैं इसी केस को आपके सामने रख रहा हूं। देन रिव्यू यूनिट के पार्ट पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज अराइज होती हैं। हो सकता है कि वो ड्राफ्ट ऑर्डर से एग्री करें, वो असेसमेंट सेंटर को कहें कि आप तो बेफालतू में ही शक कर रहे हैं, असेसमेंट यूनिट ने बहुत अच्छा काम किया है, एसएससी की रिटर्न में सब कुछ ठीक रहा है, तो अब तो डबल चेक हो गया असेसमेंट सेंटर को ना। तो अब तो इस केस में सबसे पहले रिव्यू यूनिट अपना जो ड्राफ्ट असेसमेंट यूनिट के साथ जो एग्रीमेंट है कि हाँ असेसमेंट यूनिट के साथ ये हम एग्री कर रहे हैं, वो इस बारे में नेशनल फिजिकल असेसमेंट सेंटर को इंटीमेट करेंगी। एंड देन जैसा कि अभी हम केस डिस्कस कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, हाँ, कि अगर कोई वेरिएशन प्रपोज्ड नहीं है उस केस में रिटर्न इनकम में, तो अब डबल चेक हो चुका है नेशनल फिजिकल असेसमेंट सेंटर को ना, तो वो अब ड्राफ्ट ऑर्डर को ही फाइनलाइज कर देंगी। और वो आगे की बात तो सेम टू सेम है कि उस फाइनल असेसमेंट ऑर्डर को अगर एसएससी पर कोई पेनल्टी लेवी की जानी है, उस प्रोसीडिंग्स के शॉकोज नोटिस के साथ में अगर कोई डिमांड रिफंड निकल रहा है तो डिमांड नोटिस रिफंड के साथ में वो एसएससी पर सर्व कर देंगी। ये वाला पार्ट अभी आपने नहीं देखना है, इसको हम कनेक्ट करेंगे माय डियर फ्रेंड्स रेस्पेक्टिव सिचुएशन के साथ में, जिसकी अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। ओके, अभी हम जो बात कर रहे हैं वो यहां पर नो वेरिएशन वाली कर रहे हैं, ये वाली। ओके राइट फ्रेंड्स। अच्छा, अब एक पॉसिबिलिटी ये भी अराइज होती है, सोचो जरा कैसी, कि एसएससी ने जब रिटर्न फर्निश की थी तो उस रिटर्न में उन्होंने कोई एक्सपेंस भी क्लेम किया था, असेसमेंट यूनिट को उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोर्ड को कुछ दिक्कत सी महसूस हो रही है असेसमेंट यूनिट के ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर से, तो उन्होंने जब केस रिव्यू के लिए भेजा तो रिव्यू यूनिट ने कोई वेरिएशन सजेस्ट कर दिया। रिव्यू यूनिट ने कहा कि अरे एक्सपेंस फी का क्लेम असेसमेंट यूनिट क्यों एक्सेप्ट कर रही है, एक्सपेंस भी तो डिसलाइबल है। मतलब रिव्यू यूनिट ने जो अब वेरिएशन है, डिफरेंस है, वो सजेस्ट कर दिया, तो वो अपने से वेरिएशन को नेशनल फिजिकल असेसमेंट सेंटर को इंटीमेट कर देंगी। अब नेशनल फिजिकल असेसमेंट सेंटर को तो यहां पर डाउट हो गया कि भाई असेसमेंट यूनिट तो कह रही थी एसएससी ठीक है, रिव्यू यूनिट कह रही है कि नहीं एसएससी ठीक नहीं है, उनका ये क्लेम एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अब नेशनल फिजिकल असेसमेंट सेंटर क्या करेंगे, तीसरी यूनिट पिक्चर में लाएंगे। वो ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम के थ्रू एक नई असेसमेंट यूनिट को अब उस असेसमेंट का जो केस है वो असाइन करेंगी। और ये जो नई असेसमेंट यूनिट है ना, ये क्या बोला है रिव्यू यूनिट ने, हाँ, रिव्यू यूनिट के भी सजेस्टेड वेरिएशन को कंसीडरेशन में लेने के बाद में उस एसएससी के केस में एक फाइनल ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर तैयार करेंगी और उसे वो नेशनल फिजिकल असेसमेंट सेंटर को सेंड कर देंगी। अब सोचो जरा, ये जो फाइनल असेसमेंट फाइनल ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर जो नई असेसमेंट यूनिट ने बनाकर दिया, जिसमें रिव्यू यूनिट के सजेस्टेड वेरिएशन भी कंसीडर हो गए, इसमें क्या संभावनाएं बनती हैं कि हो सकता है कि नई असेसमेंट यूनिट भी ओरिजिनल असेसमेंट यूनिट की तरह रिटर्न इनकम में कोई वेरिएशन प्रपोज ना कर रही हो। रफली स्पीकिंग वो कह रही ये रिव्यू यूनिट को कुछ नहीं आता कि एक्सपेंस भी अलाइबल नहीं है, सब अलाइबल है, हमारी असेसमेंट यूनिट ने बहुत अच्छा काम किया है पहले भी, ठीक है। तो अब ये जो नई असेसमेंट यूनिट है हो सकता है कि वो रिटर्न इनकम में कोई वेरिएशन प्रपोज ना करे। तो अब यहां 2:1 का रेशियो हो गया, दो असेसमेंट यूनिट कह रही है कि एसएससी सही है, एक रिव्यू यूनिट बस बोल रही है कि नहीं एसएससी सही नहीं है। तो अब यहां पर नेशनल फिजिकल असेसमेंट सेंटर तो उसी फाइनल ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर को फाइनलाइज कर देंगे, राइट, और असेसमेंट ऑर्डर की कॉपी पेनल्टी के शॉकोज नोटिस के साथ में, अगर जरूरी है तो डिमांड नोटिस रिफंड अगर कोई है तो उसके साथ में एसएससी को भेज देंगे। लेकिन अगर नई असेसमेंट यूनिट ने ये कहा कि नहीं, जो ओरिजिनल असेसमेंट यूनिट थी वो सही नहीं थी, रिव्यू यूनिट बहुत पढ़ी लिखी है, हाँ, वो जो वेरिएशन प्रपोज कर रही है वो एकदम सही है, और
नई असेसमेंट यूनिट ने भी वही एग्री किया कि हाँ, रिटर्न इनकम में जो वेरिएशन है, जो एडिशन है, वो होना चाहिए। तो अब ऐसा नहीं है कि नेशनल फिजिकल असेसमेंट सेंटर सीधा नई असेसमेंट यूनिट ने जो फाइनल ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बना कर दिया, उसी को सीधा फाइनल असेसमेंट ऑर्डर बनाकर एसएससी पर डिमांड निकाल देंगे ना। असेसमेंट सेंटर को तो अपना धर्म निभाना पड़ेगा, मतलब अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड अपने लेवल पर एसएससी को कोई भी नेगेटिव एक्ट से पहले देनी पड़ेगी। तो यहां अब इस केस में ये जो नेशनल फिजिकल असेसमेंट सेंटर है वो एसएससी को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे कि वो वेरिएशन अगर एसएससी के प्रेजुडिशियल है तो उस प्रेजुडिशियल एक्ट को करने से पहले एसएससी को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड की जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड है ये किसके अगेंस्ट में दी जा रही है? जो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड है ये हम कह सकते हैं कि अगेंस्ट फाइनल ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर यहां पर मिल रही है। जैसा कि अभी हमने केस बनाया है, उस केस में ये फाइनल ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट में जो अपॉर्चुनिटी है वो एसएससी को यहां पर मिल पा रही है। ये मैंने कुछ टेक्निकल थोड़ी ना कहा है, जैसे सिचुएशन बनाई बस वही बात आपको यहां पर बताई। लेकिन अब मैं लेकर चलता हूं थोड़ा आपको अलग सिचुएशन में। अरे क्या हुआ कि एसएससी के लिए असेसमेंट यूनिट ने ही कोई वेरिएशन प्रपोज कर दिया। जैसे एसएससी एक्सपेंस क्यू जो क्लेम कर रहा था ना, असेसमेंट यूनिट के अकॉर्डिंगली वो एक्सपेंस क्यू अलाइबल नहीं है। ओके, तो अब इस केस में जो नेशनल बिजनेस असेसमेंट सेंटर है वो क्या करे, वो उस ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर को रिव्यू कंडक्ट करने के लिए रिव्यू यूनिट को भेज दे। यस, ऑटोमेटेड लोकेशन सिस्टम के थ्रू किसी भी रीजनल फिजिकल असेसमेंट सेंटर में किसी भी रिव्यू यूनिट को वो उस ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के रिव्यू के लिए जो केस है वो असाइन कर देंगी। अब जरा देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अब सिचुएशन क्या बन रही है कि असेसमेंट यूनिट ने कोई वेरिएशन प्रपोज किया, ओके, और उसके रिव्यू का केस रिव्यू यूनिट को असेसमेंट सेंटर ने भेज दिया। अब हो सकता है कि रिव्यू यूनिट भी असेसमेंट यूनिट से एग्री करे कि वाकई एक्सपेंस क्यू तो डिसअलाइबल ही है। हाँ, तो अब तो डबल चेक मिल गया असेसमेंट सेंटर को। तो असेसमेंट सेंटर तो एक तो पॉसिबिलिटी ये बनती है कि हो सकता है कि जो असेसमेंट यूनिट है, जो रिव्यू यूनिट है, वो असेसमेंट यूनिट को ही एग्री करें कि वाकई एक्सपेंस क्यू तो डिसअलाइबल ही है। ओके, तो रिव्यू यूनिट अपना ये एग्रीमेंट असेसमेंट सेंटर को भेज देंगी। और अब अगर वहां कोई वेरिएशन प्रपोज्ड है, जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है एक्सपेंस क्यू की डिसअलावेंस, तो असेसमेंट सेंटर पहले एसएससी को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगी। हाँ, अगर वो वेरिएशन एसएससी के प्रेजुडिशियल है तो वो प्रिंसिपल नेशनल जस्टिस को कंप्लाई विद करेंगी। लेकिन ऐसा भी तो संभव है ना, कैसा सोचो कि असेसमेंट यूनिट तो कह रही है कि एक्सपेंस क्यू डिसअलाइबल है, रिव्यू में जब केस गया तो रिव्यू यूनिट ने कहा कि ना, एक्सपेंस क्यू अलाइबल ही है। मतलब क्या हो सकता है कि रिव्यू यूनिट वेरिएशन सजेस्ट कर दें, तो वो तो अपना वेरिएशन असेसमेंट सेंटर को भेज देंगी, उनके अकॉर्डिंगली एक्सपेंस क्यू अलाइबल है, जबकि असेसमेंट यूनिट कह रही है कि वो तो डिसअलाइबल होना चाहिए। तो अब असेसमेंट सेंटर को तो डाउट हो गया, वो नई असेसमेंट यूनिट को केस भेजेंगी। नई असेसमेंट यूनिट रिव्यू यूनिट के सजेस्टेड वेरिएशन को कंसीडरेशन में लेकर फाइनल ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर तैयार करेंगे। अब अगर नई असेसमेंट यूनिट ने कहा कि वाकई रिव्यू यूनिट तो बहुत पढ़ी लिखी है, एक्सपेंस क्यू तो अलाइबल ही है, यस माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर जो एक्सपेंस क्यू है वो तो अलाइबल ही है एज पर न्यू असेसमेंट यूनिट ऑल्सो। ओके, तो अब ऐसे केस में मतलब कोई वेरिएशन की जरूरत नहीं है, तो अब ऐसे केस में नेशनल फिजिकल असेसमेंट सेंटर क्या करने वाले हैं, वो उसी फाइनल ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के बेस पर जो फाइनल असेसमेंट ऑर्डर है वो पास कर देंगे, साथ में पेनल्टी का शॉकॉज नोटिस, डिमांड नोटिस, रिफंड कोई भी अगर है तो वह एसएससी को दे दी जाएगी। लेकिन अगर ये नई असेसमेंट यूनिट कहती है कि रिव्यू यूनिट को कुछ नहीं आता, एक्सपेंस क्यू तो डिसअलाइबल ही है, ये बात गलत है, मतलब कोई वेरिएशन प्रपोज्ड है, तो फिर उस केस में नेशनल फिजिकल असेसमेंट सेंटर सीधा वेरिएशन के साथ में असेसमेंट ऑर्डर पास नहीं कर देंगे, वो एसएससी को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड उस फाइनल ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट में पहले देंगे। तो मैं जितनी सिचुएशंस बन सकती हैं वो एक एक करके आपके सामने यहां पर भी बना रहा हूं। और पता है, एक पॉसिबिलिटी ये भी यहां पर अराइज हो सकती है, सोचो क्या, कि अरे जो असेसमेंट यूनिट थी ना, उसने तो कोई वेरिएशन प्रपोज किया था,
राइट तो अब असेसमेंट सेंटर बजाय रिव्यू यूनिट को बीच में लाने के सीधा सस्ती से भी 1-to-1 कर सकते हैं कि आप बताओ ये वेरिएशन क्यों आपके लिए ना किया जाए, आप आकर हमें एक्सप्लेन करो। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब ये जो सिचुएशन राइज हो रही है इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो नेशनल फिजिकल असेसमेंट सेंटर है वो सीधा एसएससी से खुद 1-to-1 करते हुए नजर आएंगे। हाँ, अगर वो वेरिएशन एसएससी की प्रेजुडिशियल है तो वो बजाय रिव्यू यूनिट के बीच में लाने के वो एसएससी को अपनी तरफ से भी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे सकते हैं, उनके साथ 1-to-1 कर सकते हैं, उस वेरिएशन पर अपना फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो रिव्यू यूनिट है वो पिक्चर में आएगी ही आएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये बोल सकता हूं ना कि यहां पर जो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिल रही है वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आप किसके अगेंस्ट में मिल रही है? जो ओरिजिनल असेसमेंट यूनिट ने ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बना कर दिया है, उस ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट में जो असेसमेंट सेंटर हैं बजाय रिव्यू यूनिट को भेजने के और टाइम लगाने के वो सीधा एसएससी से भी 1-to-1 कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो भी मैंने पार्ट 4 को लेकर थिंग्स यहां पर डिस्कशन के लिए बन सकती थी वो जो आपके साथ डिस्कस की आपको अच्छे से रिकॉल हो गई होंगी और थिंग्स को एक सीक्वेंस में आपको देखना है। मैं फ्रेंड से काम करता हूं, मैं आपके लिए एक चलो हमने जो लेटेस्ट सिचुएशन अभी डिस्कस की है ना उसी को आपके लिए आगे के लिए बेस बनाता हूं। जो लेटेस्ट सिचुएशन मैंने आपके साथ डिस्कस किया ना फ्रेंड्स, उसी को हम आगे लेकर चलते हैं। मतलब क्या पता है क्या हुआ? माइंड में एक सिचुएशन बनाओ आप, जो भी हमने लेटेस्ट डिस्कस किया कि अरे असेसमेंट यूनिट ने रिटर्न इनकम में कोई वेरिएशन प्रपोज किया था और असेसमेंट सेंटर ने सीधा सस्ती को अपने लेवल पर अपॉर्चुनिटी दे दी। ठीक है, मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, अगर एसएससी को अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो चाहे कोई भी केस हो, एसएससी को आप देखिए हमने 3 केस डिस्कस किया अपॉर्चुनिटी मिलने के, जिन लेवल पर एसएससी को अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। फ्रेंड्स, नेशनल फिजिकल असेसमेंट सेंटर से अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद में एसएससी के पार्ट पर क्या क्या संभावनाएं बनती हैं मैं वो अब आपके सामने रख देना चाहता हूं। देखिएगा जरा, तो एसएससी नेशनल फिजिकल असेसमेंट सेंटर से अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद में एसएससी हो सकता है कि अपना जो रिस्पॉन्स है वो फाइल करे, हो सकता है कि वो सेंटर के द्वारा स्पेसिफाइड एक्शन टाइम में अपना कोई रिस्पॉन्स ही असेसमेंट सेंटर को ना भेजे। अब मैंने तो एक सिचुएशन आपको बस अभी बनवाई है, माइंड में आप एक सिचुएशन लेकर चलो। मैं एक एसएससी हूं, मैंने रिटर्न फर्निश की थी और असेसमेंट यूनिट कह रहे हैं कि एक्सपेंस क्यों मेरा डिसअलाउबल है। असेसमेंट सेंटर ने मुझे शॉकॉज नोटिस दे दिया कि क्यों ये एक्सपेंस क्यों डिसअलाउ ना किया जाए, मतलब मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई और मैंने अपना रिस्पॉन्स भी फाइल कर दिया। ओके, नेशनल फिजिकल असेसमेंट सेंटर क्या करेंगे? मेरे से मिले उस रिस्पॉन्स को वो असेसमेंट यूनिट को भेज देंगे। देन असेसमेंट यूनिट एसएससी से जो रिप्लाई आया है उसको कंसीडरेशन में ले लेने के बाद में एक रिवाइज्ड ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर तैयार करके उसे असेसमेंट सेंटर को भेज देंगी। राइट, अब फ्रेंड्स ये जो रिवाइज्ड ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर है उसमें जो वेरिएशन है, हो सकता है कि जो ओरिजिनल ड्राफ्ट ऑर्डर असेसमेंट यूनिट ने बनाया था उसके कंपैरिजन में और ज्यादा प्रेजुडिशियल हो। अरे भाई, पहले ओरिजिनल असेसमेंट यूनिट ने तो एक्सपेंस क्यू की डिसअलावेंस का वेरिएशन प्रपोज किया था, मुझे उसके खिलाफ अपॉर्चुनिटी मिली थी, मैंने रिस्पॉन्स दिया, सेंटर ने रिस्पॉन्स असेसमेंट यूनिट को भेजा, असेसमेंट यूनिट ने क्या ब्लंडर कर दिया कि वो एक्सपेंस क्यू तो मेरे लिए डिसअलाउबल है ही, साथ में एक एक्सपेंस आर और निकाल दिया कि ये भी डिसअलाउ होना है, तो फिर उस पर मुझे अपॉर्चुनिटी फिर से मिलनी चाहिए। यस, वही होगा। ऐसे केस में नेशनल फिजिकल असेसमेंट सेंटर एसएससी को उस फर्दर प्रेजुडिशियल एक्ट के अगेंस्ट में जो अपॉर्चुनिटी है वो यहां पर देंगी। यस माय डियर फ्रेंड्स, उन्हें अब उस फर्दर प्रेजुडिशियल एक्ट के अगेंस्ट में एसएससी को अपॉर्चुनिटी देनी होगी और अपॉर्चुनिटी के बाद में फिर से ये जो सिस्टम है, अपॉर्चुनिटी के बाद एसएससी का रिस्पांस आना ना आना वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इसके चांसेस मैं कहूंगा बहुत बहुत कम है। अरे भाई, आप एसएससी के लिए पहले ही कोई वेरिएशन प्रपोज कर चुके हैं जिस पर एसएससी का रिस्पांस आया, आप मानना है तो मानो,
एसएससी के रिस्पॉन्स को नहीं मानना है तो बहुत से बहुत अपनी बात पर अड़े रहो और उसी वेरिएशन को अंजाम दे दो, कम से कम कोई नई चीज तो मत निकालो। ऐसा तो जनरली देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, तो ज्यादातर केसेस में जो देखने को मिलेगा फ्रेंड्स वो ये वाली बात है, क्या कि जो एसएससी के लिए रिवाइज्ड ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर जो तैयार हुआ है, हो सकता है कि वो जो ड्राफ्ट ऑर्डर ओरिजिनली असेसमेंट यूनिट ने तैयार किया था एक्सपेंस क्योंकि डिसअलावेंस वाला, उसके कंपैरिजन में और ज्यादा खतरनाक ना हो। ज्यादातर केसेस में तो माय डियर फ्रेंड्स इसी तरह की सिचुएशन है जो आपको देखने को मिलेगी। ज्यादातर केसेस में तो माय डियर फ्रेंड्स इसी तरह की सिचुएशन है जो यहां पर अराइज होगी कि भाई उस जो ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर ड्राफ्ट ऑर्डर असेसमेंट यूनिट ने तैयार किया था उसके कंपैरिजन में और ज्यादा वो खतरनाक नहीं होगा। राइट माय डियर फ्रेंड्स, यस। अब देखिए एक सीक्वेंस में मैं फिर कहूंगा चीजों को कंसीडरेशन में काइंडली लेकर चलना। यहां असेसमेंट यूनिट ने, मैं वो एसएससी था जिसकी रिटर्न में एक्सपेंस क्यू का क्लेम था, असेसमेंट यूनिट ने उस एक्सपेंस क्यू के क्लेम को डिसअलाइवेबल एज वेरिएशन प्रपोज किया अपने ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर से। सेंटर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, मैंने रिस्पॉन्स फाइल किया, मेरी बात नहीं मानी गई और एक्सपेंस क्यू की जो डिसअलावेंस है वही रिवाइज्ड ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर से कंफर्म की जा रही है। ठीक है, ओके। तो अब हो सकता है कि मैं नॉन रेजिडेंट एसएससी हूं या वो एसएससी हूं जिसका ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर में टीपीओ की रिपोर्ट के बेस पर जो एडिशन है वो ये एक्सपेंस क्यू की डिसअलावेंस का प्रपोज हो रहा हो। मतलब मैं वो हो सकता है कि डीआरपी के पास जाने के लिए एलिजिबल एसएससी हूं। अगर मैं सेक्शन 144 सी में माय डियर फ्रेंड्स डीआरपी के पास जाने के लिए एलिजिबल एसएससी हूं तो वो जो मेरा प्रपोज्ड वेरिएशन है उसके खिलाफ डीआरपी के पास जाने का मेरा जो राइट है वो कोई नहीं छीन सकता। मतलब क्या, यहां पर फ्रेंड्स नेशनल फिजिकल असेसमेंट सेंटर उस नेशनल फिजिकल असेसमेंट सेंटर उस रिवाइज्ड ड्राफ्ट ऑर्डर को जिसमें एक्सपेंस क्यू की डिसअलावेंस प्रपोज हो रही है उसे वो एसएससी को फॉरवर्ड करेंगे जिससे एसएससी डीआरपी के पास जाना चाहे तो जा सके। हाँ, अगर डीआरपी के पास एसएससी ने ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया तो नेशनल फिजिकल असेसमेंट सेंटर डीआरपी से डायरेक्शंस रिसीव करके असेसमेंट यूनिट को फॉरवर्ड कर देंगे। असेसमेंट यूनिट इधर उधर नहीं, डीआरपी की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली ड्राफ्ट ऑर्डर तैयार करेंगी और असेसमेंट सेंटर को भेज देंगी। नेशनल फिजिकल असेसमेंट सेंटर जो अल्टीमेट ड्राफ्ट ऑर्डर बनकर आया है असेसमेंट यूनिट से उसी को फाइनल बना देंगे। साथ में अगर कोई पेनल्टी लगनी है तो उसका शॉकॉज नोटिस, डिमांड नोटिस, रिफंड अगर कोई है तो उसके साथ में उस फाइनल असेसमेंट ऑर्डर को एसएससी को भेज देंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स अगर सिचुएशन कुछ इस तरह की हमें देखने को मिले कि एसएससी ने डीआरपी के पास ऑब्जेक्शंस फाइल करने का टाइम निकाल दिया और उसने कोई ऑब्जेक्शंस रेज नहीं किए, तो डीम्ड एक्सेप्टेंस वाला केस हमने एपी के साथ में डीआरपी का कॉन्सेप्ट जब रिफ्रेश किया था तब ये डिस्कस कर रखा है ना। तो ऐसे केस में नेशनल फिजिकल असेसमेंट सेंटर जब एसएससी को दिक्कत है ही नहीं, डीआरपी पास जाने का मौका मिला था, उन्होंने उसे एनकेस कराया ही नहीं, तो अब नेशनल फिजिकल असेसमेंट सेंटर बस जो भी इनफैक्ट ड्राफ्ट ऑर्डर असेसमेंट यूनिट से उन्हें मिला हुआ है उसी रिवाइज ड्राफ्ट ऑर्डर को फाइनलाइज कर देंगी और उसकी कॉपी वो शॉकॉज नोटिस पेनल्टी का अगर कोई बनता है तो उसके साथ में डिमांड नोटिस रिफंड के साथ में वो एसएससी को आगे फॉरवर्ड कर देंगी। पता है ये जो सिस्टम आपने अभी देखा ये तो कब पिक्चर में आएगा, अगर एसएससी डीआरपी के पास जाने के लिए एलिजिबल एसएससी हो। अगर वो एलिजिबल एसएससी नहीं है तो माय डियर फ्रेंड्स अगर वो एलिजिबल एसएससी नहीं है तो उस केस में जो हमारे एग्जांपल में एक्सपेंस क्यू की डिसअलावेंस का वेरिएशन असेसमेंट यूनिट ने ओरिजिनली जो प्रपोज किया उसके लिए एसएससी को असेसमेंट सेंटर को जो अपॉर्चुनिटी देनी थी वो दे चुके हैं, वो ऑलरेडी दे चुके हैं। एसएससी का रिस्पांस आ चुका है, एसएससी के रिस्पांस के बाद में रिवाइज ड्राफ्ट ऑर्डर बन चुका है और डीआरपी के पास जाने के लिए अब एसएससी एलिजिबल एसएससी है नहीं है, तो फिर तो करो ना केस को खत्म। अब तो फिर उसी रिवाइज ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के बेस पर असेसमेंट सेंटर क्या करेंगे, असेसमेंट को फाइनलाइज कर देंगे और साथ में जो चीजें जाती हैं उनको वो एसएससी को भेज देंगे। ये तो माय डियर फ्रेंड्स तब है जब एसएससी डीआरपी के पास जाने के लिए एलिजिबल एसएससी नहीं है।
ओके। और ये सारा डिस्कशन जो हमने किया ये उस केस में था जहां पर एसएससी ने नेशनल प्लेसमेंट सेंटर से जो शॉकॉज नोटिस मिला था अपॉर्चुनिटी वाला उसको रिस्पॉन्ड किया था, उन्होंने अपना रिस्पॉन्स फाइल किया था। लेकिन उस केस में क्या होगा जहां एसएससी असेसमेंट सेंटर को कोई भाव ही ना दे, यस माय डियर फ्रेंड्स, जहां पर एसएससी असेसमेंट सेंटर को कोई रिस्पॉन्स ही फाइल ना करे, तो इस केस में सुनिए जरा, सिचुएशन माइंड में रखिए। एसएससी के लिए असेसमेंट यूनिट एक्सपेंस क्यू का जो क्लेम है उसकी डिसअलावेंस का जो वेरिएशन है वो प्रपोज कर रखा है, ठीक है, राइट माय डियर फ्रेंड्स। एंड असेसमेंट सेंटर ने सीधा एसएससी को अपॉर्चुनिटी दी कि आओ कुछ बोलना चाहो तो इसके खिलाफ बोल सकते हो आप। मैं साइलेंट हूं, मैंने असेसमेंट सेंटर की कि उस शॉकॉज नोटिस को कोई भाव ही नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। लेकिन अगर मैं डीआरपी के पास जाने के लिए एलिजिबल एसएससी हूं तो नेशनल फिजिकल असेसमेंट सेंटर को तो अपना धर्म निभाना पड़ेगा, वो डीआरपी के पास जाने का मेरा जो राइट है वो नहीं छीन सकते, चाहे भले मैं उनके शॉकॉज नोटिस को रिस्पॉन्ड ना करूं। यस इस केस में वो सिस्टम जो अभी हमने डिस्कस किया था माय डियर फ्रेंड्स कि जहां एसएससी डीआरपी के पास जाने के लिए एलिजिबल एसएससी होगा वही सेम प्रोसीजर, ये सारा जो हमने डिस्कस किया था ना वो यहां पर भी काम आएगा। अगर एसएससी डीआरपी के पास जाने के लिए एलिजिबल एसएससी है तो सर्टेनली जो ड्राफ्ट ऑर्डर है उस ड्राफ्ट ऑर्डर को अब असेसमेंट सेंटर एसएससी को भेजेंगे कि भैया देखो ये एक्सपेंस क्योंकि डिसअलावेंस आपके लिए प्रपोज हो रही है, हमने अपॉर्चुनिटी दी, आपने मैं कोई भाव नहीं दिया, लेकिन आप डीआरपी के पास जाने के लिए एलिजिबल एसएससी हो तो लो ये ड्राफ्ट ऑर्डर, और जाना है तो चले जाओ डीआरपी के पास में। फिर हो सकता है एसएससी डीआरपी के पास ऑब्जेक्शन फाइल करे, हो सकता है कि वो फाइल ना करे, डीम्ड एक्सेप्टेंस का केस हमें देखने को मिल जाए। जो हमने सारा ये सिस्टम डिस्कस किया वही आगे यहां भी काम आएगा, राइट। हो सकता है कि एसएससी डीआरपी के पास जाने के लिए एलिजिबल एसएससी हो ही ना, अरे तो जो प्रपोज्ड वेरिएशन असेसमेंट यूनिट का एक्सपेंस क्यू की डिसअलावेंस का था, असेसमेंट सेंटर ने तो अपॉर्चुनिटी दी, आपने क्यों नहीं एनकेस कराई, एसएससी ने कोई रिस्पॉन्स तक फाइल नहीं किया। हाँ माय डियर फ्रेंड्स, तो अब सेंटर तो अपॉर्चुनिटी दे चुके हैं, आप कहीं और जा सकते नहीं है, तो जो हमने अभी यहां पर ये वाला डिस्कशन किया था यही यहां पर काम आ जाएगा। मतलब जो ड्राफ्ट ऑर्डर असेसमेंट यूनिट से ओरिजिनली उन्हें मिल रखा है, जिस पर उन्होंने सीधा एसएससी से 1-to-1 किया था, ओके, एसएससी ने कोई भाव ही नहीं दिया, तो बस उसी ड्राफ्ट ऑर्डर के बेस पर वो एसएससी का जो असेसमेंट है उसे कंप्लीट कर देंगे, फाइनल असेसमेंट ऑर्डर की कॉपी वगैरह एसएससी को भेज देंगे। तो फ्रेंड्स रेगुलर बैच में तो हम कई सारी सिचुएशंस हैं वो बनाकर जो डिस्कशन है वो और कर पाते हैं, जिसमें और भी जो पार्ट्स आप देख रहे हैं वो सारे कवर हो जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स एग्जाम के लिए जितना मैंने आपको चीजें भी रिफ्रेश कराई हैं वो सफिशिएंट है, राइट। रेगुलर बैच में हम 3-4 सिचुएशन बना लेते हैं, या मैंने एक सिचुएशन के साथ में आपको जो ये स्कीम है वो यहां रिफ्रेश करा दी है। तो सबसे ज्यादा जो टाइम लगना था फेसलेस असेसमेंट स्कीम में फ्रेंड्स वो इस प्रोसीजरल पार्ट में ही लगना था, ओके। आइए अब मैं इस स्कीम का जो लास्ट पार्ट है अदर रेलिवेंट पॉइंट्स वाला उसमें आपको क्विकली लेकर चलता हूं। तो फ्रेंड्स आप देखिए प्रोसीजरल पार्ट के बाद में सबसे पहले कुछ अदर रेलिवेंट पॉइंट्स में ये जान लीजिए क्या कि जो भी ऑल कम्युनिकेशंस होंगी असेसमेंट यूनिट, रिव्यू यूनिट, वेरिफिकेशन यूनिट, टेक्निकल यूनिट के बीच में या एसएससी या किसी अदर पर्सन के साथ में, वो सब नेशनल फिजिकल असेसमेंट सेंटर के थ्रू ही कंडक्ट की जाएंगी। इनफैक्ट नेशनल फिजिकल असेसमेंट सेंटर भी असेसमेंट यूनिट, वेरिफिकेशन यूनिट, टेक्निकल यूनिट, रिव्यू यूनिट के साथ में कोई कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे, या अगर ये एसएससी या किसी अदर पर्सन के ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव वगैरह के साथ कोई कम्युनिकेशन करेंगे तो मैनुअली कुछ नहीं होगा, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक मोड पर होगा। बेसिकली इस फेसलेस असेसमेंट स्कीम के लिए डेजिग्नेटेड पोर्टल पर जो एसएससी का रजिस्टर्ड अकाउंट होगा उस रजिस्टर्ड अकाउंट में एसएससी को जो भी नोटिस, ऑर्डर, अदर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन असेसमेंट सेंटर को करनी होगी वो एसएससी को इस रजिस्टर्ड अकाउंट में भेजी जाएगी, और एसएससी का भी जो रिप्लाई आएगा, रिस्पॉन्स आएगा, एसएससी को भी इस रजिस्टर्ड अकाउंट के थ्रू ही फाइल करना होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स अगर हमसे कोई ये कहता है कि भाई फेसलेस असेसमेंट का मतलब क्या है, हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट में, मतलब फेसलेस एनवायरनमेंट में किया जाने वाला असेसमेंट, जहां ई प्रोसीडिंग से असेसमेंट को अंजाम दिया जाएगा, जहां एसएससी के रजिस्टर्ड अकाउंट जो भी
फेसलेस असेसमेंट के लिए डेसिग्नेटेड पोर्टल है, उस पर एसएससी के फेसलेस एसएससी के रजिस्टर्ड अकाउंट से जहां सारी कम्युनिकेशन होगी एसएससी की तरफ से भी, असेसमेंट सेंटर की तरफ से भी। तो ऐसी ई प्रोसीडिंग्स फैसिलिटी के थ्रू जो किया जाने वाला असेसमेंट होता है वही फेसलेस असेसमेंट कहलाता है। ये आपको पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन में बात आगे काम आने वाली है। उससे पहले फ्रेंड्स ये जान लीजिए कि फेसलेस असेसमेंट टर्म से क्लियर होना चाहिए कि नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर, रीजनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर या किसी भी यूनिट के सामने कोई पर्सनल अपीयरेंस अलाउड नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर एसएससी के लिए कोई ऐसा वेरिएशन प्रपोज किया जा रहा है जो एसएससी के नेगेटिव है, तो एसएससी एंड एसएससी को अपॉर्चुनिटी जिसके लिए दिया जाना बनता है, जो दी जा रही है, तो एसएससी पर्सनल हियरिंग के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है जिससे वो किसी यूनिट में किसी इनकम टैक्स अथॉरिटी के सामने अपने केस को प्रेजेंट कर सके, ओरल सबमिशन दे सके। अगर एसएससी ने ये रिक्वेस्ट किया है तो ऐसे केस में वो असेसमेंट यूनिट जिस भी रीजनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर में लोकेटेड है, वहां के जो इंचार्ज चीफ कमिश्नर या डायरेक्टर जनरल है, वो एसएससी की उस पर्सनल हियरिंग की रिक्वेस्ट को अप्रूव कर सकते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि एसएससी या उनके सीए या एडवोकेट आकर सेंटर में खड़े हो जाएंगे ना, यूनिट के सामने खड़े हो जाएंगे ना। जो पर्सनल हियरिंग है वो एक्सक्लूसिवली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो टेलीफोनी के थ्रू ही कंडक्ट की जाएगी। अब सपोज कोई सीनियर सिटीजन मान लेते हैं, एडवोकेट या सीए जिनको जो स्मार्टफोन यूज नहीं करते, जिनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो टेलीफोन के बारे में नहीं पता, तो उनकी एप्लीकेशन भी अप्रूव हो गई पर्सनल हियरिंग वाली, ओके, और वो उसका फिर भी फायदा नहीं उठा पाएंगे क्योंकि उन्हें इसका एहसास ही नहीं है, उन्हें इसके बारे में पता ही नहीं है। तो बोर्ड की ड्यूटी है माय डियर फ्रेंड्स, उन पर ये ड्यूटी इंपोज की गई कि वो सूटेबल फैसिलिटीज एस्टैब्लिश करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो टेलीफोनी के लिए, जिससे ये इंश्योर हो सके कि हाँ ससी अदर पर्सन जिसको फेसलेस असेसमेंट में पर्सनल हियरिंग की अपॉर्चुनिटी मिली थी, उनकी वो फैसिलिटी केवल इस वजह से डिनाई नहीं हो गई क्योंकि उनके एंड पर मतलब उनको इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो टेलीफोनी के बारे में आइडिया नहीं है। ठीक है, तो बोर्ड की ड्यूटी है कि वो जगह जगह पर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेंटर्स है वो एस्टैब्लिश करेंगे। एंड माय डियर फ्रेंड्स, नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर असेसमेंट कंप्लीशन के बाद में क्या करेंगे, जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं एसएससी के केस से रिलेटेड वो एसएससी के जुडिक्शनल एओ को भेज देंगे क्योंकि आगे जो रिकवरी वगैरह का एक्शन है वो तो एओ नहीं लेना है। एंड इसके अलावा फ्रेंड्स, नॉर्मली अगर फेसलेस असेसमेंट स्कीम अब जो प्रैक्टिकली भी लॉन्च हो चुकी है, इसके बाद में जो भी असेसमेंट्स है वो फेसलेस एनवायरनमेंट में ही हो रहे हैं, लेकिन 0.01% अगर कोई ऐसा चांस बनता है कि भाई एसएससी का जो असेसमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट में सही से कंप्लीट नहीं हो पाएगा, काफी सब्जेक्टिव इश्यूज हैं, एसएससी का असेसमेंट इस फेसलेस असेसमेंट स्कीम में प्रैक्टिकेबल नहीं हो पाएगा, ऐसा नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर के इंचार्ज प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल या प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर फील कर रहे हैं, तो वो एओ को भी जो केस है वो रेफर बैक कर सकते हैं, लेकिन जिसके चांस बहुत बहुत रिमोट है। लेकिन स्कीम में इसका भी स्कोप है कि द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल इन चार्ज ऑफ नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर एट एनी स्टेज ऑफ द असेसमेंट इफ कंसिडर्ड नेसेसरी ट्रांसफर द केस टू द एओ, बट उससे पहले उन्हें बोर्ड की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो एसएससी पर जुडिक्शन रखने वाले एओ को एसएससी का वो केस फेसलेस असेसमेंट की प्रोसीडिंग्स की किसी भी स्टेज पर रेफर बैक कर सकते हैं, भेज सकते हैं। हाँ, बस इस केस को आप छोड़ दीजिए, ये जो पॉइंट नंबर 5 में आपने केस देखा, इस केस को छोड़ दीजिए। इसके अलावा इस स्कीम के आने के बाद जो 1 अप्रैल 2021 से इनफोर्स हो चुकी है, 144B इन इफेक्ट आ चुका है। हालांकि उससे पहले भी ई असेसमेंट स्कीम बोर्ड की स्कीम के थ्रू प्रैक्टिकली इनफोर्स थी, लेकिन अब तो ऑफिशियली लॉ का ही इनफैक्ट वो पार्ट बन चुकी है। तो अब अगर 1 अप्रैल 2021 ऑनवर्ड्स 143 या 144 में कोई असेसमेंट अगर किया गया और वो अगर इस स्कीम के अकॉर्डिंगली अगर नहीं हुआ है तो नॉन एस्ट इन लॉ मतलब इनवैलिड कहलाएगा। हो गई फेसलेस असेसमेंट स्कीम कंप्लीट। आप देखिए माय डियर फ्रेंड्स, हमने इस फेसलेस असेसमेंट स्कीम को 4 पार्ट्स में स्प्लिट किया था ना, और अब उन ऑल 4 पार्ट्स को हम यहां पर डिस्कस एंड कंप्लीट कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि फेसलेस असेसमेंट स्कीम को आपने एंजॉय किया होगा, आप आगे भी इसे क्विकली रिफ्रेश कर सकेंगे। और मैं फेसलेस असेसमेंट स्कीम पर बहुत ज्यादा केस लॉज, बहुत ज्यादा मैटर्स पर तो नहीं आए, एक ही मैटर पर कई सारे केस लॉज है जो हमें देखने को मिले। और वो मैटर क्या है
कि जहां सस्सी के प्रेजुडिशियल अगर आप कोई वेरिएशन प्रपोज कर रहे हैं तो फिर सस्सी को एक अपॉर्चुनिटी दिया जाना बनता है। लेकिन अगर वो असेसमेंट सेंटर ने नहीं दी तो क्या असेसमेंट सेंटर का एक्ट सही कहलाएगा? द आंसर इज नो। माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैंने तो एक केस लॉ दिया है, लेकिन इस मैटर पर कई सारे केस लॉज एग्जिस्ट कर रहे हैं। वाईसीडी इंडस्ट्रीज का दिल्ली हाई कोर्ट का आप केस देखेंगे, इज द फाइनल सस्पेंड ऑर्डर पास्ड without issuing notice, that is a show cause notice come draft assessment order to the assessee valid? Then answer is no. अगर आप फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास कर रहे हैं जिसमें असेसी के लिए कुछ डीम्ड इनकम के टैक्सेशन के साथ में जो ऑर्डर है वो बनाया जा रहा है, मतलब नेगेटिव एक्ट कोई भी हो, जैसे इस केस में ऐसा था कि 115BB में डीम्ड इनकम का जो टैक्सेशन और एडिशन है वो असेसी के लिए असेसमेंट में किया जा रहा था, तो भाई पहले असेसी को एक शॉकॉज नोटिस देते ना, ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के साथ में प्रैक्टिकली वो शॉकॉज नोटिस देना रिक्वायर्ड होता है, जिससे उसको पता लगे कि आपके लिए ये वेरिएशन प्रपोज हो रहा है। अब आपको कुछ बोलना है तो बोल दीजिए। लेकिन असेसमेंट सेंटर ओवर कॉन्फिडेंस में है। नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर ने क्या किया, उन्होंने बिना शॉकॉज नोटिस दिए ही जो असेसमेंट है वो फाइनलाइज एसएससी को कर दिया। लेकिन 144B में स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड है कि अगर कोई वेरिएशन एसएससी के प्रेजुडिशियल आप कर रहे हैं तो एसएससी को पहले अपॉर्चुनिटी मिलना कंफर्म है, तो ये मैंडेटरी है कि एसएससी को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी, ये कोई चॉइस नहीं है। अरे आपने स्क्रूटनी असेसमेंट स्टार्ट करने के लिए पहले नोटिस दे दिया था, दैट्स नॉट इनफ, वो काफी नहीं है। एक्चुअली जब लॉ में लिमिटेशन है तो आप लेजिस्लेचर के द्वारा जो प्लेस किया गया स्टैट्यूटरी सेफगार्ड है उसको आप साइड स्टेप नहीं कर सकते, उसको आप ओवरराइड नहीं कर सकते। तो बस एक ही बात है जो बार बार इनफैक्ट हम कह सकते हैं असेसमेंट सेंटर से कई केसेस में गलतियां हुई हैं, बिना अपॉर्चुनिटी के उन्होंने असेसमेंट फाइनलाइज कर दिए थे, तो कई कोर्ट ने यही सिमिलर डिसीजन है जो दिया है। तो अपॉर्चुनिटी जब लॉ का पार्ट है तो आपको देना बनता है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आईए एग्जाम में अभी तक आपको एक बार क्वेश्चन इस पर जो दिया गया है मैं वो भी आपके सामने से निकाल देता हूं। ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द आईटी एक्ट। फर्स्ट, मीनिंग ऑफ द फेसलेस असेसमेंट अभी बताया था आपको, दैट इज फेसलेस एनवायरनमेंट में किया जाने वाला असेसमेंट। माय डियर फ्रेंड, जहां इलेक्ट्रॉनिकली दैट इज ई प्रोसीडिंग्स फैसिलिटी के थ्रू जहां एसएससी के रजिस्टर्ड अकाउंट से सारी कम्युनिकेशंस होती हैं, ऐसे फेसलेस एनवायरनमेंट में इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट में किया जाने वाला असेसमेंट फेसलेस असेसमेंट कहलाता है, राइट। देन असेसमेंट कवर्ड अंडर फेसलेस असेसमेंट प्रोसीजर, वही स्क्रूटनी असेसमेंट, बैच जजमेंट असेसमेंट इंडिविजुअली और रीड विद इनकम एस्केपिंग, मतलब 147। तो सिंपली जैसे जो यहां पर केस कवर्ड है वो वही अल्टीमेटली असेसमेंट के केसेस कवर्ड है, राइट। अब यहां पर आप चाहें तो इंस्टीट्यूट ने तो सजेस्टेड में नहीं लिखा था, लेकिन आप चाहें तो वो रीड विद सेक्शन 147 वाले भी केसेस ऐड कर सकते हैं। इंपोर्टेंट यूनिट्स बता दो, केवल यूनिट पूछिए आपसे, यस फ्रेंड्स, केवल यूनिट। तो यूनिट तो आपको पता है, असेसमेंट यूनिट जो असेसमेंट से रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए सेटअप की जाती है, वेरिफिकेशन यूनिट जो वेरिफिकेशन के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए सेटअप की जाती है, टेक्निकल यूनिट जो टेक्निकल असिस्टेंस देने के लिए, और रिव्यू यूनिट जो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर का रिव्यू कंडक्ट करने के लिए सेटअप की जाती है। तो ये 4 यूनिट्स हैं जो इस फेसलेस असेसमेंट स्कीम में सेटअप की गई हैं। तो फ्रेंड्स, जो फेसलेस असेसमेंट स्कीम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको अपनी तरफ से अलग से दे दिए हैं, और एग्जाम वाला क्वेश्चन रेलिवेंट जजमेंट इससे रिलेटेड, एंड माय डियर फ्रेंड्स मेनली ये सारी स्कीम इस पर जो डिस्कशन है वो इस स्टेज पर कंप्लीट है। इसी तरह से आइए अब मैं आपको लेकर बढ़ रहा हूं हाँ एक और स्कीम, दैट इज फेसलेस अपील स्कीम में। यस, देखिए एक दो क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा आपको दे रखे हैं, वो आप एक बार रीडिंग लगा लेना। हाँ, तो जैसे जो फेसलेस असेसमेंट स्कीम है उसमें क्या पर्सनल हियरिंग पॉसिबल होगी? नहीं हो सकती। कैसे इनफैक्ट प्रोसीडिंग्स को अंजाम दिया जाता है, सारी चीजें अभी अभी हमने जो डिस्कस की है ना फ्रेंड्स, वो आपने केवल और केवल वहां पर बतानी थी। तो आपको एक आध क्वेश्चन जो मैंने और दिया हुआ है वो एडिशनल आपको दिया हुआ है। आइए जरा अब मैं आपको लेकर चल रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, यस, अब मैं आपको लेकर चल रहा हूं एक और रेलिवेंट स्कीम, दैट इज फेसलेस अपील स्कीम में। यस,
तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए ये जो फेसलेस अपील स्कीम है ना, इस फेसलेस अपील स्कीम से रिलेटेड भी जो कंटेंट है वो डायग्रामेटिक शेप में ही आपके लिए अरेंज कर दिया है। ओके, वहीं से आप चीजों को इजीली आगे भी रिफ्रेश कर सकेंगे। देखिए, फेसलेस अपील स्कीम के लिए मैं आपको जस्ट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिफ्रेश कराना चाहूंगा कि फेसलेस अपील स्कीम इनकम टैक्स एक्ट में बेसिकली अपील्स चैप्टर में जो हमने सेक्शन 250 याद कीजिए, अपील टू सीआईटी बिल के लेवल पर अपील के डिस्पोजल वाला रिफ्रेश किया था, उस सेक्शन 250 में सीजी के पास में जो पावर है कि वो सीआईटी अपील के सामने अपील की हियरिंग एंड डिस्पोजल के लिए फेसलेस अपील स्कीम नोटिफाई कर सकती है। तो सीजी ने अपनी वो पावर एक्सरसाइज करके जो सीआईटी अपील के लेवल पर उन्हें फेसलेस अपील स्कीम नोटिफाई करने की पावर मिली, उन्होंने अपनी वो पावर एक्सरसाइज करके फेसलेस अपील स्कीम को नोटिफाई कर रखा है। तो ये जो फेसलेस अपील स्कीम है ना माय डियर फ्रेंड्स, ये डायरेक्टली किसी सेक्शन का पार्ट नहीं है। ये सेक्शन 250 में सीजी को मिली पावर को एक्सरसाइज करके सीजी का के नोटिफिकेशन का ये रिजल्ट है। ओके फ्रेंड्स, चलो, तो फेसलेस अपील स्कीम को भी मैंने 5 पार्ट्स में आपके लिए स्प्लिट अप कर रखा है। फर्स्ट पार्ट में हमने न्यू एस्टैब्लिशमेंट जो इस स्कीम में हमें देखने को मिले, सेकंड पार्ट में प्रोसेडुरल एस्पेक्ट जो इस स्कीम की जान है, फिर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स, रेक्टिफिकेशन प्रोसीडिंग्स और कुछ अदर रिलेवेंट पॉइंट्स यहां मैंने आपको दे रखे हैं। बेसिकली पहले हम न्यू एस्टैब्लिशमेंट्स की बात करते हैं, तो यहां सेंट्रलाइज्ड बॉडी है नेशनल फेसलेस अपील सेंटर, और जिसका ऑफिस दिल्ली में लोकेटेड है। सेंट्रलाइज्ड बॉडी इस स्कीम के लिए डिफरेंट रीजन्स में रीजनल फेसलेस अपील सेंटर सेटअप किए गए हैं, और एक एक रीजनल फेसलेस अपील सेंटर में कई कई अपील यूनिट हमें देखने को मिलती हैं जो बोर्ड के द्वारा सेटअप की गई हैं, जिनमें 1 और मोर कमिश्नर अपील्स होते हैं, और उसके अलावा वे अदर इनकम टैक्स अथॉरिटीज, एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट, मिनिस्ट्रियल स्टाफ जो सीआईटी अपील को हेल्प करने के लिए बोर्ड नेसेसरी फील करें, वो उन अपील यूनिट में अपॉइंट कर देते हैं। ये अपील यूनिट माय डियर फ्रेंड्स अपील से रिलेटेड फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए क्या करेंगी, ये अपील से रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करने के लिए क्या क्या कर सकेंगी, मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे वो असेसमेंट स्कीम में आपने देखा था ना, असेसमेंट यूनिट असेसमेंट को अपने लेवल पर कंप्लीट कर रही थी, और बाद में जो नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर थे वो उनके एक्ट को फाइनलाइज कर रहे थे, है ना। वैसे यहां होगा फ्रेंड्स, एक तो बात अपने माइंड में ये सेट कर लो कि सीआईटी अपील के लेवल पर जो अब अपील है वो अब रिप्लेस की जा चुकी है नेशनल फेसलेस अपील सेंटर के लेवल पर अपील से, ठीक है, क्योंकि अब फेसलेस अपील स्कीम के आ जाने के बाद में नेशनल फेसलेस अपील सेंटर में ही एप्लेंट अपील फाइल करेंगे और उन्हीं के लेवल पर अपील का डिस्पोजल देखने को मिलेगा, लेकिन वो तो बस मोहर लगाएंगे, मतलब सही मायने में काम कौन करेंगी, अपील यूनिट। यस, अपील यूनिट अपील को इंटरटेन करेंगी, अपील का फाइनल ऑर्डर बनाएंगी, और उस फाइनल ड्राफ्ट को तैयार करके वो अपील सेंटर को दे देंगी, जो उस पर मोहर लगा देंगे, फाइनल कर देंगे बहुत सारी चीजों के साथ में, ठीक है, जो मैं आपको अभी आपके सामने रखना चाहता हूं। तो आइए ना जरा अब हम अपील यूनिट अपील के दौरान फ्रेंड्स क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती हुई नजर आएंगी। जैसे एसएससी ने फ्रेंड्स कोई एडिशनल ग्राउंड ऑफ अपील रेज किया तो उसको एडमिट करना, कोई नेसेसरी अगर फील हो तो फर्दर इंक्वायरी करना, नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर या असेसिंग ऑफिसर जिसके भी असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील आई है उनको फर्दर इंक्वायरी करने के लिए डायरेक्ट करना, फर्दर इंफॉर्मेशन क्लैरिफिकेशंस, जो भी एडिशनल ग्राउंड एडमिट किया है ना उस एडिशनल ग्राउंड पर या अदरवाइज ग्राउंड जो एसएससी ने ओरिजिनली प्लेस किए थे उन पर इंफॉर्मेशन क्लैरिफिकेशन मांगना, एसएससी को अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड देना, एसएससी के फर्निश मटेरियल को एनालाइज करना, ड्राफ्ट ऑर्डर का रिव्यू कंडक्ट करना। एक अपील यूनिट ड्राफ्ट ऑर्डर बनाएंगी, अपील का ड्राफ्ट ऑर्डर बनाकर अपील सेंटर को देंगी, और अपील सेंटर फिर उसका पूरा चांस बनता है कि आगे रिव्यू कराए, तो एक दूसरी अपील यूनिट है उसका रिव्यू करती हुई नजर आएंगी। तो अपील यूनिट के फंक्शंस में ये भी देखने को मिलता है। इसके अलावा अपील से रिलेटेड कुछ अदर रिक्वायर्ड फंक्शन हो तो वो अपील यूनिट परफॉर्म करेंगी।
राइट अब यहां पर भी छोटा मोटा सा क्वेश्चन एग्जामिनर आपको किस तरह का दे सकते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अपील यूनिट्स एंड द फंक्शन फॉर विच दीज आर सेट अप अंडर द नेशनल फेसलेस अपील स्कीम। तो फ्रेंड्स फेसलेस अपील स्कीम में बोर्ड के पास राइट है कि वो अपील यूनिट सेटअप करेंगी जिसमें वन और मोर कमिश्नर अपील्स होंगे। हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या देखने को मिलेगा अपील यूनिट में कि वन और मोर कमिश्नर अपील होंगे, इसके अलावा वी अदर इनकम टैक्स अथॉरिटी, मिनिस्ट्रियल स्टाफ, एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट जो कमिश्नर अपील को असिस्ट करने के लिए नेसेसरी बोर्ड फील करे वो अपील यूनिट में और डाल देंगे, है ना। अपील यूनिट के फंक्शंस की आप हमसे बात कर रहे हो तो जो फंक्शंस अभी अभी हमने डिस्कस किए फ्रेंड्स वही सारे यहां पर आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो इस तरह के एग्जाम में जो छोटा मोटा क्वेश्चन है वो आपको इस पर बेस्ड दिया जा सकता है। आइए जरा अब हम बात करते हैं न्यू एस्टैब्लिशमेंट्स के बाद में प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स की। एक बात मैं यहीं पर आपको कह देना चाहूंगा, ये जो आप देख रहे हो ना कि एसएससी को अपॉर्चुनिटी देनी है ना, एसएससी के केस में फर्दर इंक्वायरी करना, असेसमेंट सेंटर या ईओ को डायरेक्ट करना कि भाई ये इंक्वायरी करके अपना रिजल्ट रिपोर्ट करो, या अपील यूनिट डायरेक्टली एसएससी या असेसमेंट सेंटर या ईओ से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। यहां पर भी सब कुछ जो होगा माय डियर फ्रेंड्स वो किन के थ्रू होगा, जो सेंट्रलाइज्ड बॉडी है, यस जो सेंट्रलाइज्ड बॉडी है उनके थ्रू देखने को मिलेगा। ओके आइए प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स की अब हम बात करते हैं। देखिए अब इस नए सिस्टम के आ जाने के बाद में जो अपील एपेलेंट फाइल करते हुए नजर आएंगे वो किनके पास करते हुए अपील फाइल करते हुए नजर आएंगे, एसएससी ईओ के या नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर के, जिन्होंने भी उनका असेसमेंट ऑर्डर कभी पास किया था एसएससी उससे सेटिस्फाइड नहीं है उन्हें अपील फाइल करनी है। तो अब ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स वो जो अपील है माय डियर फ्रेंड्स वो अपील किनको करते हुए नजर आएंगे इस नई स्कीम के आ जाने के बाद में, नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर, नेशनल फेसलेस अपील सेंटर को, राइट। नेशनल फेसलेस अपील सेंटर ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम के थ्रू किसी भी रीजनल फेसलेस अपील सेंटर की किसी भी अपील यूनिट को वो केस अपील का साइन कर देंगी। फिर वो अपील यूनिट अगर उन्हें ये देखने को मिल रहा है क्या कि अरे एसएससी को तो सीआईटीपीएल के पास में अपील फाइल करने के लिए 30 डेज मिलते हैं, उन्हें अपील सेंटर के पास अपील विद इन 30 डेज लानी चाहिए थी, सीआईटीपीएल को रिप्लेस कर दिया गया है बस इस अपील सेंटर से। ओके इस नई स्कीम में तो एसएससी ने तो 30 डेज के बाद अपील फाइल की है, हाँ ओके तो एसएससी ने मतलब बिलेटेडली अपील फाइल की है। तो ऐसे केस में अपील यूनिट अगर सेटिस्फाइड है कि वाकई कुछ गुड एंड सफिशिएंट कॉजेज है एसएससी के पार्ट पर डिले के, तो वो डिलेड अपील को भी एडमिट कर सकती हैं, राइट माय डियर फ्रेंड्स। और अगर एसएससी का डेलिबरेट अटेम्प्ट है, कोई रीजनेबल कॉज नहीं है, तो अपील यूनिट उस अपील को रिजेक्ट भी कर सकती है और वो ये फैक्ट अपने बॉस दैट इज नेशनल फेसलेस अपील सेंटर को बता देंगी और नेशनल फेसलेस अपील सेंटर एपेलेंट को उनकी बिलेटेड अपील पर जो एक्ट हुआ है उससे इंटीमेट कर देंगे कि आपकी वो अपील एडमिट हुई है या फिर वो रिजेक्ट कर दी गई है। याद कीजिए फ्रेंड्स अपील्स एंड रिवीजन जब हमने रेफरेंस किया था तो सीआईटीपीएल के लेवल पर जब हम अपील की बात कर रहे थे तो वहां आपने ये देखा था ना कि उस केस में जहां एसएससी ने अपनी रिटर्न तक फर्निश ना की हो और अगर उसे अपील में जाना है तो उससे पहले जो भी उन पर टैक्स डिमांड बनाई गई है, जो भी असेसमेंट ऑर्डर से टैक्स डिमांड उन पर निकल कर आई है उन्हें वो पहले पे करनी होगी, उसके बाद ही अपील फाइल हो पाएगी रिटर्न की नॉन फाइलिंग वाले केस में, है ना। लेकिन वहां सीआईटीपीएल के पास में ये डिस्क्रिशन थी कि वो एसएससी को अपील के एडमिशन के लिए टैक्स के पेमेंट की कंडीशन से एग्जेम्प्ट भी कर सकते हैं, राइट। अब वो सिस्टम यहां पर भी उस सिचुएशन के लिए है कि भाई एसएससी ने क्या किया, एसएससी ने अपनी रिटर्न फर्निश नहीं की थी एंड जो 249(4) के प्रोविजो में, पहले 249(4) में जो टैक्स पेमेंट एसएससी के लिए रिक्वायर्ड था उसके प्रोविजो में एसएससी ने उस असेस्ड टैक्स के पेमेंट के कंडीशन से एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई किया। तो अब यहां भी असेसमेंट यूनिट देखेंगे कि अगर एसएससी के पार्ट पर गुड एंड सफिशिएंट कॉजेज है कि टैक्स पेमेंट करने से वो एग्जेम्पशन क्यों मांग रहा है, अगर अपील यूनिट सेटिस्फाइड है तो वो उन्हें उस अपील के लिए टैक्स पेमेंट की कंडीशन से एग्जेम्प्ट कर सके उनकी अपील एडमिट कर सकती हैं, या अदरवाइज केस है कि कोई गुड एंड सफिशिएंट रीजन है ही नहीं, एसएससी ने टैक्स पेमेंट से एग्जेम्पशन रिक्वेस्ट की नहीं है,
तो अपील यूनिट उस अपील को रिजेक्ट कर सकती है और वो इस फैक्ट को अपनी बॉस अपील सेंटर को इंटीमेट करेंगी, जो आगे एसएससी को बता देंगे कि भाई आपकी जो अपील है वो एडमिट हुई है या नहीं हुई है। राइट, तो दो सिचुएशंस है जो आपने केवल और केवल अभी देखी। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह का दिया जा सकता है वो मैंने साथ ही साथ एडिशनली आपको नोट्स में बनाकर दिए हुए हैं। तो कमेंट ऑन द एडमिशन ऑफ अपील इन द फॉलोइंग सिचुएशन अंडर द फेसलेस अपील स्कीम। क्या है वो सिचुएशन? वेयर एसएससी हैज फाइल्ड अपील बिलेटेडली, दैट इज आफ्टर टाइम लिमिट ऑफ 30 डेज। तो ये वाली सिचुएशन में क्या होगा? अपील यूनिट अगर सेटिस्फाइड है तो अपील को एडमिट कर सकती है, नहीं तो रिजेक्ट कर सकती है। वो सेंटर को बताएंगे, सेंटर आगे एसएससी को इंटीमेट कर देंगे। Second situation, where SSC has not filed his return and applied for exemption for payment of assessed tax under proviso 214 तो इस केस में क्या होगा? इस केस में अगर अपील यूनिट सेटिस्फाइड है कि एसएससी के पार्ट पर गुड एंड सफिशिएंट कॉजेज है नॉन पेमेंट के, तो राइटिंग में रिकॉर्ड करने के बाद में एसएससी को अपील के एडमिशन के लिए टैक्स पेमेंट से एग्जेम्प्ट कर सकती हैं, या वो रिजेक्ट भी अपील को कर सकती है। सेंटर को बताएंगी, सेंटर आगे एपेलेंट को इस बारे में बता देंगे। ओके, अच्छा, आई होप यहां तक की चीजें ठीक है। इन ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी। अच्छा, अब मैं आपको लेकर चलता हूं इसी प्रोस्टल एस्पेक्ट को, जिसे मैंने कई पार्ट्स में आगे आपके लिए बांट दिया है। अब वो पार्ट्स हम इस प्रोस्टल एस्पेक्ट के शुरू करते हैं। राइट माय डियर फ्रेंड्स, देखिए, तो मैं एक एसएससी हूं, मैंने नेशनल फेसलेस अपील सेंटर में अपनी अपील फाइल की थी। असेसमेंट सेंटर या एओ के मैंने सपोज असेसमेंट ऑर्डर जो मेरे लिए असेसिंग ऑफिसर या असेसमेंट सेंटर ने पास किया था उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं था, तो मैं अपील लेकर नेशनल फेसलेस अपील सेंटर के पास पहुंचा और मेरी जो अपील है वो एडमिट हो गई है। अच्छी बात है। तो फिर उस केस में अपील यूनिट जिसको उस अपील को एंटरटेन करना है, जिसको उस अपील पर जो एक फाइनल ड्राफ्ट ऑर्डर बनाकर अपनी बॉस अपील सेंटर को देना है, उससे पहले अपील यूनिट क्या क्या कर सकती है? उन्हें एसएससी या किसी अदर पर्सन से कोई इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ रही है तो वो उन स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट को ऑब्टेन करने के लिए अपील सेंटर को रिक्वेस्ट कर सकती है। इसी तरह से जो एसएससी ने ग्राउंड्स ऑफ अपील रेज किए हैं, उन ग्राउंड्स ऑफ अपील पर असेसमेंट सेंटर या असेसिंग ऑफिसर का क्या कहना है, एसएससी ने जो भी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एविडेंस फाइल किए हैं, इन पर असेसमेंट सेंटर या एओ का क्या कहना है, जिसके भी असेसमेंट ऑर्डर के इसमें ये अपील चल रही है। यस, उसी को तो कम्युनिकेट किया जाएगा ना। हाँ, जिसके ऑर्डर के इसमें ये अपील चल रही है, उनसे एसएससी के रेज्ड ग्राउंड्स, एसएससी के फाइल्ड इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एविडेंस पर रिपोर्ट ऑब्टेन करने के लिए कि उनका क्या कहना है, उनकी रिपोर्ट ऑब्टेन करने के लिए अपील यूनिट अपील सेंटर को रिक्वेस्ट कर सकती है। इनफैक्ट आप याद कीजिए, आपने सीआईटीपी के लेवल पर अपील के डिस्पोजल वाला सेक्शन 250 जो देख रखा है, बेयर एक्ट में सबसेक्शन 4 क्या बोलता है कि अपील के डिस्पोजल से पहले अपील कमिश्नर अपील कोई भी फर्दर इंक्वायरी जिसे वो फिट फील करे वो एओ को करने के लिए कह सकते हैं और उनको रिपोर्ट फर्निश करने के लिए रिक्वायर बना सकते हैं। अब यहां भी सेम फ्रेंड्स, अगर अपील यूनिट को अगर कोई इंक्वायरी नेसेसरी फील हो रही है तो वो अपील सेंटर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर या एओ जिसके भी ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील चल रही है उनको डायरेक्ट कीजिए, उनको फर्दर इंक्वायरी करने के लिए और जो भी उसका रिजल्ट आए उसको रिपोर्ट करने के लिए आप उनको डायरेक्ट कीजिए। तो अपील यूनिट इस तरह के रिक्विजिशंस हैं जो अपील के एडमिशन के बाद में अपील सेंटर से कर सकती है। ओके, अब सुनिए, सबसे पहले नेशनल बिजनेस अपील सेंटर क्या करने वाले, एसएससी अदर पर्सन जिससे भी वो इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एविडेंस मंगाया जाना है उनको एक नोटिस सर्व करेंगे, उसमें एक टाइम बताएंगे और स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट फर्निश करने के लिए वो इनको कहेंगे। एसएससी अदर पर्सन जिससे भी इंफॉर्मेशन मांगी गई है उनकी ड्यूटी है कि वो स्पेसिफाइड टाइम में जो मांगी गई इंफॉर्मेशन मतलब अपना जो रिस्पॉन्स है वो फाइल करें। सिमिलरली फ्रेंड्स, जहां नेशनल फेसलेस अपील सेंटर से अपील यूनिट ने कहा कि असेसमेंट सेंटर या असेसिंग ऑफिसर जिनकी भी असेसमेंट ऑर्डर इसमें अपील चल रही है उनसे रिपोर्ट मांगो, उनसे इंक्वायरी करके उसका रिजल्ट रिपोर्ट कराओ, तो अब ये ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम, अब ये माय डियर फ्रेंड्स उस नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर या एओ जिसके भी ऑर्डर के इसमें अपील आई है उनको एक नोटिस सर्व करेंगे और उनको अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए एक टाइम अपने नोटिस में देंगे। एंड असेसमेंट सेंटर या एओ जिनसे भी ये चीज मांगी गई है उनकी ड्यूटी है कि वो नोटिस में अलाउड टाइम में अपनी जो रिपोर्ट है वो फर्निश करें।
एंड माय डियर फ्रेंड्स फाइनली चीजें जिन्होंने मांगी अपील सेंटर उनको भेज देंगे, दैट इज अपील यूनिट। वो जो भी एसएससी से इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स मिला, जो भी असेसिंग ऑफिसर या असेसमेंट सेंटर से रिपोर्ट आई, वो उसे अपील यूनिट को फॉरवर्ड कर देंगे। लेकिन अगर एसएससी ने कोई रिस्पॉन्स फर्निश नहीं किया या असेसमेंट सेंटर या ईओ से कोई रिपोर्ट नहीं आई, तो इस बारे में भी अपील यूनिट को बता देंगे। राइट फ्रेंड्स, तो यहां पर एक बात निकल कर आती है कि जिस एप्लेंट की अपील एडमिट हो जाए उसके बाद में क्या क्या रिक्विजिशंस हैं, उसके बाद में क्या क्या रिक्विजिशंस हैं जो यहां पर अपील यूनिट अपील सेंटर से कर सकती है। यहां पर इस तरह का एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है माय डियर फ्रेंड्स। तो अपील एडमिट हो जाने के बाद में क्या क्या रिक्विजिशंस हैं जो अपील यूनिट अपील सेंटर से कर सकती हैं कि भैया आप 80 अदर पर्सन से वो चीजें मंगाइए जो हम आपको बता रहे हैं, आप असेसमेंट सेंटर या ईओ से रिपोर्ट मांगिए एसएससी के ग्राउंड्स पर, एसएससी के फर्निश डॉक्यूमेंट्स पर, और आप असेसमेंट सेंटर या ईओ से इंक्वायरी कराकर उसका जो रिजल्ट आए वो हमें रिपोर्ट कराइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह का क्वेश्चन, तो वहां पर आपको क्या देना है, यही चीजें जो अभी हमने यहां पर ये डिस्कस की। आइए अब मैं आपको थोड़ा प्रोसेडुरल पार्ट में आगे लेकर बढ़ना चाहूंगा। देखिए सिचुएशन क्या बन रही है, मैं वो एसएससी हूं जिनके लिए असेसमेंट सेंटर या ईओ ने जो असेसमेंट ऑर्डर पास किया, मुझे उनमें कुछ डिसअलावेंसेस से प्रॉब्लम थी, तो मैं अपील सेंटर के पास अपील लेकर आ गया। अपील चल रही है, अपील के दौरान ही मैं एक नया ग्राउंड ऑफ अपील है जो रेज करना चाहता हूं कि अरे ये एक्सपेंस की डिडक्शन तो क्लेम करना मैं भूल ही गया था, ये भी तो मुझे अलाउड होनी है। सपोज कुछ गुड इनसफिशिएंट कॉजेस भी मैंने बता दिए कि वो एक्सपेंस की पहले डिसअलावेंस की अमेंडमेंट थी, डिसअलावेंस का प्रोविजन था इसलिए मैंने खुद ही क्लेम नहीं किया था, लेकिन अब देखो अलावेंस की रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स अमेंडमेंट आ गई है, तो चेंज इन लॉ की वजह से ये सर्कमस्टेंस अराइज हुई है, तो मैं नया एडिशनल ग्राउंड ऑफ अपील लेकर पहुंच गया। तो अब क्या सिचुएशन बन रही है कि जो एडिशनल ग्राउंड ऑफ अपील है वो एप्लेंट रेज कर रहे हैं, ठीक है, रीजन के साथ में कि उन्होंने पहले क्यों ये रेज नहीं किया था। तो नेशनल बिजनेस अपील सेंटर तो पहले असेसमेंट सेंटर और ईओ को वो एडिशनल ग्राउंड ऑफ अपील बताएंगे कि ये एसएससी का आया है, आपके जो भी कमेंट्स है वो बताइए। यस, फिर जो भी असेसमेंट सेंटर या ईओ को कहना है वो अपने जो कमेंट्स हैं वो नेशनल फेसलेस अपील सेंटर को दे देंगे, और नेशनल फेसलेस अपील सेंटर जो भी वो एडिशनल ग्राउंड ऑफ अपील एप्लेंट की तरफ से आया है उस एडिशनल ग्राउंड ऑफ अपील को जो भी कमेंट्स असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट सेंटर के रहे हैं उनके साथ में वो अपील यूनिट को इंटीमेट कर देंगे, भेज देंगे। अगर सपोज असेसमेंट सेंटर या ईओ से कोई कमेंट नहीं आया तो इस बारे में भी वो अपील यूनिट को बता देंगे। एक्चुअली फैसला अपील यूनिट ने लेना है कि वो जो नया ग्राउंड ऑफ अपील है वाकई एसएससी के कुछ गुड इनसफिशिएंट कॉजेज अर्लियर ओमिशन के रहे हैं, वो उसका बिलफुल एक्ट नहीं है बल्कि रीजनेबल कॉजेज है उनके पास में, तो डेफिनेटली उस नए ग्राउंड ऑफ अपील को अपील यूनिट एडमिट कर सकेंगी। और अगर वो अदर नहीं है इससे सेटिस्फाइड कि एसएससी का केस बोनाफाइड है तो वो उस नए ग्राउंड को रिजेक्ट कर सकेंगी और वो अपने फैसले को नए ग्राउंड पर जो भी अपील यूनिट का है वो अपील सेंटर को बता देंगे, और अपील सेंटर आगे एप्लेंट को इंटीमेट कर देंगे कि वो आपका नया जो ग्राउंड ऑफ अपील है वो एडमिट हुआ है या नहीं। ठीक है, ये फ्रेंड्स कौन सा केस था जिसमें एसएससी ने जो एडिशनल ग्राउंड ऑफ अपील है वो रेज किया था, लेकिन अब मैं केस थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। पता है क्या हुआ, सपोज कोई एक्सपेंस क्योंकि डिसअलावेंस के साथ में मेरा असेसमेंट सेंटर या ईओ ने असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया था, मैं उसके अगेंस्ट में अपील लेकर सीआईटी बिल के पास आ गया। अब सीआईटी बिल के सामने मैं कोई नया ग्राउंड ऑफ अपील रेज नहीं कर रहा, मैं केवल अपने ऑलरेडी रेज्ड ग्राउंड ऑफ अपील में थोड़ा ज्यादा सब्सटेंशिएट अपने क्लेम को करने के लिए कोई नया एविडेंस है, मतलब एक एडिशनल एविडेंस है जो प्रोड्यूस कर रहा हूं। याद करो आपने अपील्स में एक रूल 46 ए रिफ्रेश कर रखा है जहां कुछ सर्कमस्टेंसेस बताई गई है जिनमें एसएससी का जो एडिशनल एविडेंस है वो एडमिसिबल होगा। कौन सी है वो, याद है, जहां पर एसएससी को अपॉर्चुनिटी मिली नहीं थी उस एविडेंस को प्रोड्यूस करने की, या एसएससी ने प्रोड्यूस किया था लेकिन ईओ ने रिफ्यूज कर दिया था, या एसएससी के पास कुछ गुड एंड सफिशिएंट कॉजेस थे पहले उस एविडेंस को प्रोड्यूस ना कर पाने के,
तो ये वो केसेस है ना जिनमें एसएससी एडिशनल एविडेंस प्रोड्यूस कर सकता है। तो अब सिचुएशन डिफरेंट बन रही है माय डियर फ्रेंड्स। यहां पर तो एडिशनल ग्राउंड ऑफ अपील आया था, लेकिन अब जो पार्ट है ना, इसमें एसएससी कोई नया ग्राउंड ऑफ अपील रेज नहीं कर रहा है, बल्कि केवल ऑलरेडी रेज्ड ग्राउंड ऑफ अपील पर कोई एडिशनल एविडेंस है जो वो फर्निश करना चाहता है, तो यस वो कर सकता है। रूल 46 ए में जो अलाउड केसेस हैं उनमें अर्लियर ओमिशन के रीजन के साथ वो नेशनल फेसलेस अपील सेंटर को उस नए एविडेंस को प्रोड्यूस कर सकता है। फिर नेशनल फेसलेस अपील सेंटर सबसे पहले असेसमेंट सेंटर या एओ जिसके भी ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील फाइल चल रही है उनको उस नए एविडेंस पर उनका क्या कहना है कि एडमिट होना चाहिए या नहीं, उस पर उनसे उनकी रिपोर्ट मांगेंगे कि आप बताओ ये जो नया एविडेंस एसएससी ने प्रोड्यूस किया है ये आपके हिसाब से एडमिट होना चाहिए कि नहीं, ये क्या सही है कि आपने अपॉर्चुनिटी नहीं दी थी इसे प्रोड्यूस करने की, क्या ये सही है एसएससी ने प्रोड्यूस किया था आपने रिफ्यूज कर दिया था, मतलब आपके अकॉर्डिंगली क्या ये एविडेंस एडमिसिबल है। हाँ, इस बारे में वो असेसमेंट सेंटर या एओ से पूछेंगे। और असेसमेंट सेंटर या एओ एज द केस में भी जिनकी भी ऑर्डर की अगेंस्ट में अपील चल रही है, जिनको अपील सेंटर से रिपोर्ट फर्निश करने का फरमान मिला है, वो उस एडिशनल एविडेंस पर अपनी जो रिपोर्ट है अलाउड और एक्सटेंडेड टाइम में अपील सेंटर को दे देंगे। फैसला किसने लेना है? अपील यूनिट ने। वो जो भी नया एविडेंस आया है उस नए एविडेंस को जो भी उस पर असेसमेंट सेंटर या एओ का कहना है उनकी रिपोर्ट के साथ में अपील यूनिट को भेज देंगे। अगर इनकी कोई रिपोर्ट नहीं आई है तो फिर इस बारे में वो अपील यूनिट को इंटीमेट कर देंगे। एक्चुअली वो जो नया एविडेंस आया है अगर रिपोर्ट मिली है उन सबको ध्यान में रखकर अपील यूनिट रीजंस को राइटिंग में रिकॉर्ड कर लेने के बाद में उस नए एविडेंस को एडमिट या रिजेक्ट कर सकती है। इस बारे में वो इंटीमेट कर देंगी कि ने अपनी बॉस दैट इज नेशनल फेसलेस अपील सेंटर को। एंड नेशनल फेसलेस अपील सेंटर एपलेंट, इसके अलावा असेसमेंट सेंटर या एओ जिनकी भी ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील चल रही है, मतलब दोनों पार्टीज एपलेंट और जिन्होंने वो असेसमेंट ऑर्डर पास किया था जिसके खिलाफ अपील चल रही है, उनको उस एडिशनल एविडेंस के एडमिशन और रिजेक्शन के बारे में इंटीमेट कर देंगे। फ्रेंड्स, अब यहीं पर एक बात जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने और कंसीडरेशन में ली इस स्कीम को फ्रेम करने के टाइम पर, वो क्या थी? देखो, एसएससी ने एडिशनल एविडेंस प्रोड्यूस किया था, उसे एडमिट भी कर लिया गया, राइट। लेकिन हो सकता है कि असेसमेंट सेंटर या ईओ जिनकी असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट में एसएससी अपील में आया है और एडिशनल एविडेंस भी दे दिया है जो एडमिट हो गया है, हो सकता है कि असेसमेंट सेंटर या ईओ उस एविडेंस को एग्जामिन करना चाहे, उसके थोड़ा डिटेल में जाना चाहे। एसएससी ने अगर कोई विटनेस प्रोड्यूस किया है तो उसको एग्जामिन करना चाहे। एसएससी ने जो एविडेंस दिया है उसके रिबटेबल मतलब उसके कॉन्ट्रेरी कोई एविडेंस या असेसमेंट सेंटर या ईओ खुद प्रोड्यूस करना चाहे, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी ने मिलनी चाहिए, ऐसा इस स्कीम में कंसीडरेशन में लिया गया। तो इस अपॉर्चुनिटी का शॉकॉज नोटिस तैयार कौन करेगा? अपील यूनिट। यस, तो फ्रेंड्स, अगर एडिशनल एविडेंस अगर एडमिट हो गया है तो असेसमेंट सेंटर या ईओ जिसकी भी ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील चल रही है उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल सके, इसका एक नोटिस कौन प्रिपेयर करेंगी? ये अपील यूनिट प्रिपेयर करेंगी। वो एडिशनल एविडेंस भले ही एडमिट हो गया है लेकिन उसको यूज में बाद में लेंगी अपील प्रोसीडिंग्स के दौरान। वो पहले इस रिलेशन में असेसमेंट सेंटर और ईओ को अपॉर्चुनिटी मिल सके उसका एक शॉकॉज नोटिस तैयार करेंगी। किस बात की अपॉर्चुनिटी? कि उस एविडेंस को अगर ये असेसमेंट सेंटर या एओ अगर एग्जामिन करना चाहते हैं, उसको एसएससी ने कोई विटनेस प्रोड्यूस किया है तो उसको क्रॉस एग्जामिन करना चाहते हैं, तो जो भी एप्लेंट के एविडेंस को विटनेस को एग्जामिन क्रॉस एग्जामिन वे कर पाए। एसएससी ने जो एविडेंस प्रोड्यूस किया है माय डियर फ्रेंड्स उसके रिबटेबल मतलब उसके कॉन्ट्रेरी अब यह सस्पेंड सेंटर या ईओ खुद अपनी तरफ से कोई एविडेंस डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर पाए, उसकी एक रिपोर्ट बनाकर दे पाए, ऐसी अपॉर्चुनिटी असेसमेंट सेंटर या ईओ को मिल पाए, इसका एक शॉकॉज नोटिस अपील यूनिट तैयार करेंगी और शॉकॉज नोटिस को वे
अपनी बॉस अपील सेंटर को भेज देंगी। फिर अपील सेंटर डियर फ्रेंड्स उस फेसियल असेसमेंट सेंटर और एओएस द केस में भी उनको वो शॉकोज नोटिस देकर अपॉर्चुनिटी देंगे कि ठीक है, अगर आपको एग्जामिनेशन करना है कर लो, अपनी रिपोर्ट भेज देना। फिर तो नेशनल फेसियल असेसमेंट सेंटर या एओ फिर वो एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह करके जो भी इनफैक्ट रिपोर्ट आएगी वो रिपोर्ट अपील सेंटर के स्पेसिफाइड टाइम में वो अपील सेंटर को भेज देंगे और वो आगे फिर उस रिपोर्ट को अपील यूनिट को देंगे। अपील अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई रिपोर्ट नहीं मिली, तो इस बारे में भी वो अपील यूनिट को इंटीमेट कर देंगे कि आप वैसे ही अननेसेसरी इतनी टेंशन लेते हो कि असेसमेंट सेंटर ईओ को ये अपॉर्चुनिटी मिले, बेचारे वो ये कर पाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं भेजी। हाँ, तो अब आप देख लो कि आपने ये अपील कैसे करना है, सेटल इसको, ठीक है। अच्छा, अब चीजों को जरा एक सीक्वेंस में देखिए फ्रेंड्स। एडिशनल एविडेंस आया था, है ना, राइट, उस पर एडमिसिबिलिटी पर रिपोर्ट मांगी गई, एडिशनल एविडेंस की छानबीन कर पाए ये असेसमेंट सेंटर और एओ, इसके लिए भी उनको अपॉर्चुनिटी दी गई, ठीक है। अब एक सिचुएशन जो इस स्कीम को ड्राफ्ट करते टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने और कंसीडरेशन मिली, वो सिचुएशन किस तरह की है, सुनिए फ्रेंड्स। असेसमेंट सेंटर या एओ ने जिसने भी असेसमेंट ऑर्डर पास किया उसमें एक एक्सपेंस क्यू एसएससी का डिसअलाउ कर रखा है, एसएससी अपील में जा चुका है, अपील चल रही है और असेसमेंट सेंटर या एओ ये चाहते हैं कि अपील सेंटर एसएससी से ये वाला एविडेंस मंगाए। हाँ, एसएससी की दुखती रख पर हाथ रखें, ये वाला एविडेंस मंगाए, वो लाकर नहीं दे पाएगा और हमें नहीं दे पाया था तभी तो हमने एक्सपेंस डिसअलाउ किया। वो इस विटनेस को प्रोड्यूस करने के लिए कहे, एसएससी नहीं कर पाएगा, तभी तो बोगस एक्सपेंस हमने इसको बनाया था। हाँ, तो फ्रेंड्स ये असेसमेंट सेंटर या ईओ ऐसी रिक्वेस्ट अपील सेंटर को कर सकते हैं। नेशनल फेसियल अपील असेसमेंट सेंटर या असेसिंग ऑफिसर अपील सेंटर को ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप एसएससी को डायरेक्ट कीजिए, किसके लिए, कि एसएससी दैट इज एप्लेंट आपको ये वाला एविडेंस डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे, आप एसएससी के इस विटनेस को एग्जामिन कीजिए, एसएससी को ये विटनेस प्रोड्यूस करने के लिए कहिए, इसका एग्जामिनेशन कराइए। तो फिर यहां ऐसा नहीं है कि अपील सेंटर को असेसमेंट सेंटर या ईओ ने कुछ अगर कह दिया कि एसएससी से ये चीज मंगाओ, एसएससी का ये विटनेस एग्जामिन करो, तो वो उनके हुक्म के हिसाब से चलेंगे, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। मोदी जी पहले क्या करेंगे, अमित शाह से पूछेंगे। हाँ, ये जो नेशनल फेसियल अपील सेंटर है वो अपील यूनिट को पहले असेसमेंट सेंटर या ईओ की वो रिक्वेस्ट भेजेंगे कि देखो अपील असेसमेंट सेंटर या ईओ ये चीज मांगने के लिए कह रहे हैं, एसएससी के विटनेस के एग्जामिनेशन के लिए रिक्वेस्ट दे रहे हैं, अब आप अपना इंटेलेक्चुअल यूज करो कि वाकई एसएससी से वो चीज मंगानी है क्या, एसएससी को उस विटनेस का एग्जामिनेशन करना है क्या। हाँ, तो फिर अपील यूनिट माय डियर फ्रेंड्स जो असेसमेंट सेंटर या ईओ की रिक्वेस्ट है उसको कंसीडर करेंगी और अगर अपील यूनिट को फिट फील हो तो वो एक नोटिस तैयार करेंगी जिसमें एप्लेंट को डायरेक्ट किया जाएगा कि वो उन एविडेंस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करें, अपने उस विटनेस का एग्जामिनेशन कराएं और उस नोटिस को या अपील यूनिट अपील सेंटर को भेज देंगी। देन अपील सेंटर एप्लेंट या विटनेस को वो नोटिस आगे फॉरवर्ड करेंगे और एप्लेंट को विटनेस को अपना रिस्पॉन्स अलाउड टाइम में फाइल करने के लिए कहेंगे, राइट। नेशनल फेसियल अपील सेंटर क्या करेंगे, वो अपील यूनिट को जो भी एप्लेंट या विटनेस का रिस्पॉन्स आया है वो अपील यूनिट को आगे फॉरवर्ड कर देंगे, अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है तो इस बारे में वो अपील यूनिट को इन्फॉर्म कर देंगे। फाइनली अपील का जो ड्राफ्ट ऑर्डर है वो अपील यूनिट ने तैयार करना है। उससे पहले एक छोटी सी बात, जहां असेसमेंट में जो डिमांड एसएससी पर बनी, अगर अपील यूनिट उसे और बढ़ाना चाहती है, मतलब नए एडिशन प्लान हो रहे हैं, एसएससी पर पेनल्टी बढ़ने वाली है, जो भी असेसमेंट में लगी थी उससे ज्यादा बढ़ने वाली है, या एसएससी का रिफंड का अमाउंट घटने वाला है, तो अपील यूनिट ऐसा अपील का ड्राफ्ट ऑर्डर स्ट्रेट वे नहीं तैयार कर सकती। वो पहले एक शॉकोज नोटिस एसएससी को मिले जिसमें माय डियर फ्रेंड्स कि वो क्यों असेसमेंट पेनल्टी के अमाउंट को एनहांसमेंट या रिफंड के रिडक्शन के लिए मूव प्रोसीड कर रही हैं, वो उसके रीजंस के साथ में एसएससी को एक अपॉर्चुनिटी मिले ऐसा शॉकोज नोटिस तैयार करके वो अपील सेंटर को भेज देंगी। तो अपील सेंटर एपेलेंट को शॉकोज नोटिस सर्व करेंगे जिससे एपेलेंट को पता लग जाए कि हाँ, अपील यूनिट उनकी डिमांड को और बढ़ाने के लिए, उनके रिफंड को और रिड्यूस करने के लिए
अपील का डिस्पोजल करने वाली हैं। तो एप्लेंट अपना रिस्पॉन्स फिर अलाउड टाइम में फाइल करेंगे कि नहीं नहीं, हमारे लिए डिमांड नहीं बढ़नी चाहिए, रिफंड नहीं बढ़ना चाहिए, ये जो चीज है, ये चीज रीजन वगैरह गलत है, जो भी बेस बनाए जा रहे हैं। और नेशनल फेसलेस अपील सेंटर जो भी एसएससी से रिस्पॉन्स आएगा वो अपील यूनिट को आगे फॉरवर्ड कर देंगे। नहीं कोई रिस्पॉन्स आया तो वो इस बारे में अपील यूनिट को बता देंगे। फाइनली अपील यूनिट को क्या करना है, वो ऑल रेलिवेंट मटेरियल जो भी इनकम टैक्स रिकॉर्ड पर हो, जिसमें एसएससी ने जो भी रिस्पॉन्स फाइल किया है ना, अदर पर्सन से कोई रिस्पॉन्स आया, अपील असेसमेंट सेंटर या एओ से जो भी रिपोर्ट वगैरह मिली है ना, उन सबको कंसिडरेशन में ले लेने के बाद में अपील यूनिट क्या करेंगी। इसके अलावा जो जिस भी ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील फाइल हुई है उस से रिलेटेड प्रोसीडिंग से राइज होने वाले किसी भी मैटर को कंसीडरेशन में ले लेने के बाद में, चाहे भले वो मैटर उनके सामने रेज नहीं हुआ, याद है आपको हमने अपील्स में भी तो डिस्कस किया था फ्रेंड, सेक्शन 251 की एक्सप्लेनेशन कि अपील यूनिट अपनी तरफ से भी कमिश्नर अपील अपनी तरफ से भी कोई भी मैटर कंसिडर डिसाइड कर सकते हैं। असेसमेंट प्रोसीडिंग से राइज होने वाला कोई भी मैटर वो खुद भी इंटरवेन करके हियरिंग डिसाइड कर सकते हैं, चाहे भले उनके सामने रेज ना हुआ हो। तो वही अपील कमिश्नर अपील जो कर सकते हैं वो यहाँ पर अपील यूनिट कर सकेंगी, जिसको अपील सेंटर फाइनलाइज कर सकेंगे। तो यहां पर अपील यूनिट सब कुछ कंसीडरेशन में ले लेने के बाद में अपील का एक ड्राफ्ट ऑर्डर तैयार करेंगी और उस ऑर्डर की वो कॉपी अपील सेंटर को भेजेंगी। अगर एसएससी पर कोई पेनल्टी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जा सकती हैं, अगर की जा सकती हैं, अपील यूनिट कुछ नहीं करेंगी, वो नहीं करेंगी इनिशिएट, वो उसके बारे में बस केवल रिकमेंड कर देंगी कि एसएससी पर के अपील के दौरान हमने एसएससी के नए बोगस एक्सपेंस डिडक्ट किए हैं जो एसएससी के अंडर रिपोर्टेड इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं, एसएससी को इस पर पेनल्टी लगनी चाहिए। अब आप देख लो पेनल्टी लगानी है नहीं लगानी है, पेनल्टी प्रोसेसिंग स्टार्ट करनी है नहीं करनी है, वो आपका फैसला है। ठीक है, बस अपील यूनिट का तो काम कितना है कि वो रिकमेंड कर देंगी, दैट्स इट। ठीक है, तो अब अपील यूनिट से जो ड्राफ्ट ऑर्डर है अपील का वो अपील सेंटर को मिल चुका है। नाउ अपील सेंटर अपील के उस ड्राफ्ट ऑर्डर के मिलने पर देखेंगे कि क्या केस ज्यादा सेंसिटिव है, मतलब अपील में जो डिस्प्यूटेड इश्यूज है उनके रिस्पेक्ट में जो टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फीस का अमाउंट है इन एग्रीगेट, क्या वो एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है। यस, तो आइडिया क्या है कि जो ज्यादा सेंसिटिव अपील्स हैं वो एक कैटेगरी में रखी जाएंगी, एक फिगर को अनाउंस कर दी जाएगी जिससे ज्यादा अगर अपील में डिस्प्यूटेड इश्यूज से एट्रीब्यूटेबल अगर डिमांड है तो वो केस हम एक प्रायोरिटी वाली कैटेगरी में डाल देंगे और सेकंड कैटेगरी रेजिडुअल बनाएंगे। तो जहां पर अगर अपील में डिस्प्यूटेड इश्यूज से एट्रीब्यूटेबल टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फीस का एग्रीगेट अमाउंट अगर लिमिट से ज्यादा है तो ऐसे केस में तो अपील यूनिट का जो ड्राफ्ट ऑर्डर आया है रिव्यू में जाएगा ही जाएगा। एक्चुअली जो अपील यूनिट है वो क्या, उस केस में हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो अपील सेंटर है वो ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम के थ्रू किसी भी रीजनल फेसलेस अपील सेंटर की किसी भी अपील यूनिट को, बस उस अपील यूनिट को छोड़कर जिसने खुद अपील का ड्राफ्ट ऑर्डर बनाकर अपील सेंटर को भेजा है, वो थोड़ी ना अपने ऑर्डर का रिव्यू करेंगे, उसको छोड़कर बाकी किसी भी अदर अपील यूनिट को उस अपील यूनिट के ड्राफ्ट ऑर्डर का रिव्यू कंडक्ट करने के लिए केस भेजा जाएगा। तो हम इस यूनिट को बोल सकते हैं क्या, रिव्यू यूनिट, है ना, रिव्यू अपील यूनिट बोल सकते हैं इसको। ओके, तो केस बना लेते हैं फ्रेंड्स कि जो भी ड्राफ्ट ऑर्डर मिला है वो अपील यूनिट सपोज एक्स थी, एक्स अपील यूनिट से मिला है, केस ज्यादा सेंसिटिव है तो अब वो केस एक वाई अपील यूनिट को भेज दिया गया है। ओके, अब हमने एक इसको हम बोल सकते हैं रिव्यू अपील यूनिट भी, रिव्यू के लिए जो यूनिट सिलेक्ट की गई है रिव्यू अपील यूनिट। ठीक है, ओके, अब देखो जरा जो रिव्यू अपील यूनिट है वो हो सकता है कि अपील के ड्राफ्ट ऑर्डर में कोई वेरिएशन सजेस्ट कर दें कि नहीं एसएससी का तो एक्सपेंस अलायबल है, क्यों यहां पर ये अपील यूनिट डिसअलावेंस की बात कर रही है। तो नेशनल फेसलेस अपील सेंटर क्या करेंगे, उन्हें तो कंफ्यूजन हो गया, डाउट हो गया, तो वो अपील के उस केस को एक अदर अपील यूनिट को असाइन करेंगे, मतलब वो अपील यूनिट जिसने अपील का ओरिजिनल ड्राफ्ट ऑर्डर तैयार किया था या जिसने उस ड्राफ्ट ऑर्डर का रिव्यू किया था, उन दोनों अपील यूनिट को छोड़कर बाकी वो ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम के थ्रू किसी रीजनल फेसलेस अपील सेंटर की किसी नई अपील यूनिट को जो केस है वो उस अपील का भेज देंगे, जिसे हम जेड अपील यूनिट यहां पर बोल देते हैं। ठीक है, तो न्यू अपील यूनिट, ओके, दैट इज जेड, राइट माय डियर फ्रेंड्स।
देन वो जो अपील यूनिट जेड अपील यूनिट है, वो जो भी वाई अपील यूनिट ने वेरिएशन सजेस्ट किए उन सबको कंसीडरेशन में लेने के बाद में एक रिवाइज्ड ड्राफ्ट ऑर्डर प्रिपेयर करेंगी और इसको वो अगर कोई पेनल्टी एसएससी पर लग सकती है तो उसकी डिटेल के साथ नेशनल फेसलेस अपील सेंटर को भेज देंगी। और अब आगे फर्दर कोई रिव्यू वगैरह में या नई अपील यूनिट पिक्चर में नहीं आएंगी। बस जो जेड अपील यूनिट से अपील का ड्राफ्ट ऑर्डर मिला, रिवाइज ड्राफ्ट ऑर्डर मिला नेशनल फेसलेस अपील सेंटर, उसी रिवाइज ड्राफ्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंगली उस अपील को फाइनलाइज कर देंगी। उस रिवाइज ड्राफ्ट ऑर्डर के बेस पर जो फाइनल अपील ऑर्डर बनाया अपील सेंटर ने, उसकी कॉपी वो अपील डिपार्टमेंट, दैट इज प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर एंड नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर या एओ जिसके भी ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील हो रही है उनको भेज देंगे, जिससे तीनों पार्टीज को पता लग जाए, डिपार्टमेंट, एसएससी एंड असेसमेंट सेंटर या एओ, मतलब जिसके भी असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील आई है। और नेशनल फेसलेस अपील सेंटर एक शॉकोज नोटिस भी एप्लेंट को भेजेंगे कि क्यों अपर पेनल्टी ना लगाई जाए, जहां पेनल्टी के लिए अगर ओरिजिनल अपील यूनिट ने या उस जेड अपील यूनिट ने रिवाइज ड्राफ्ट ऑर्डर से रिकमेंड किया था। ठीक है, ओके। तो पेनल्टी के लिए जो अपील हियरिंग या अपील का रिव्यूइंग या जो अल्टीमेट अपील यूनिट थी, बेसिकली चाहे ओरिजिनल अपील यूनिट हो या अल्टीमेट अपील यूनिट हो, मतलब चाहे एक्स अपील यूनिट हो जिसने अपने अपील के ड्राफ्ट ऑर्डर के साथ में पेनल्टी प्रोसीडिंग्स के लिए रिकमेंड किया था अगर कोई एसएससी पर लग सकती थी, या जो जेड अपील यूनिट ने पेनल्टी के लिए रिकमेंड किया था कि एसएससी ने इनकम काउंटर रिपोर्ट किया है, इस पर तो पेनल्टी लगा सकते हैं आप, अब लगानी नहीं लगानी है, प्रोसीडिंग से स्टार्ट करनी है नहीं करनी है, वो आपका फैसला है, आप देख लो। ठीक है, राइट माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन अगर ये नई अपील यूनिट, दैट इज रिव्यू यूनिट, अगर ओरिजिनल अपील यूनिट के साथ एग्री कर रही है तो नेशनल फेसलेस अपील सेंटर को तो डबल चेक हो गया। अब तो वो जो ओरिजिनल अपील यूनिट ने ड्राफ्ट ऑर्डर तैयार किया था उसी के बेस पर फाइनल अपील ऑर्डर बना देंगी और उसको तीनों पार्टीज को भेज देंगी एंड अपील सेंटर अपीलेंट को तब शॉकोज नोटिस भी देंगी जहां पर ओरिजिनल अपील यूनिट ने अपने ड्राफ्ट ऑर्डर से अगर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स के लिए रिकमेंड किया था कि क्यों पर पेनल्टी ना लगाई जाए, जहां पर केस ज्यादा सेंसिटिव नहीं है, मतलब अदरवाइज केस। ओके, तो वहां तो जो अपील यूनिट ने ड्राफ्ट ऑर्डर भेजा बस उसको ये अपील सेंटर क्या करेंगे, बोर्ड के द्वारा स्पेसिफाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज में वो ऑटोमेटेड एग्जामिनेशन टूल्स इंक्लूड उनके अकॉर्डिंगली एग्जामिन करेंगे। और यहां पर भी फ्रेंड्स अगर अपील सेंटर को ये अपीयर हो रहा है कि अपील यूनिट के इस ड्राफ्ट ऑर्डर में कोई गड़बड़ अपीयर हो रही है, फील हो रही है, तो वो जो केस है वो इस केस को भी रिव्यू में भेज सकती हैं, यहां पर भी वो एक नई अपील यूनिट को रिव्यू के लिए केस भेज सकती हैं। और रिव्यू के लिए अगर केस जाएगा तो जो भी हमने ये डिस्कशन सारा किया था माय डियर फ्रेंड्स, ये सारा डिस्कशन इस केस में काम आ जाएगा। ओके, जो भी हमने रिव्यू वाला केस अभी डिस्कस किया था वो सारा डिस्कशन में काम आ जाएगा। या फिर छोड़ो, रिव्यू यूनिट को बीच में नहीं लाते, रिव्यू यूनिट को बीच में लाए बिना अगर जो भी ऑटोमेटेड एग्जामिनेशन टूल वगैरह थे उनसे ड्राफ्ट ऑर्डर को एग्जामिन भी कर लिया, सब ठीक लग रहा है तो ठीक है ना, फिर उस केस में नेशनल फेसलेस अपील सेंटर उसी ड्राफ्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंगली अपील को फाइनलाइज कर देंगे और फाइनल अपीलेट ऑर्डर की कॉपी तीनों पार्टीज को भेज देंगे। अगर ओरिजिनल अपील यूनिट ने कोई पेनल्टी प्रोसीडिंग्स के लिए रिकमेंड किया था तो इसके लिए वो एप्लेंट को एक शॉकोज नोटिस भेज देंगे कि आप बताओ कि आप पर पेनल्टी क्यों ना लेवी की जाए जबकि पेनल्टी प्रोसीडिंग्स आपके लिए रिकमेंड हुई हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स सिचुएशन वाइज चीजें आपने केवल और केवल यहां पर कंसीडरेशन में लेनी थी। तो मेनली अगर आपसे कोई ये कहता है कि रिव्यू यूनिट ने अगर कोई वेरिएशन सजेस्ट कर दिए हैं तो फिर उस केस में क्या होगा, नई यूनिट पिक्चर में आएगी। ओके, नई यूनिट अपना रिवाइज ड्राफ्ट ऑर्डर बनाकर सेंटर को भेजेंगी
सेंटर उसके बेस पर अपील को फाइनल कर देंगे, बात खत्म। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनाकर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो आप इजीली उसे हैंडल कर सकेंगे कि कैसे उस अपील को फाइनलाइज किया जाएगा जिसमें रिव्यू यूनिट ने कोई वेरिएशन सजेस्ट कर दिया। नई अपील यूनिट को केस जाएगा, यस माय डियर फ्रेंड्स, नई अपील यूनिट एक रिवाइज ड्राफ्ट ऑर्डर बनाकर भेजेंगी, उसके बेस पर जो सेंटर है वो अपील को फाइनलाइज कर देंगे। तो जो डायग्राम में आपको चीजें दी गई है ना, बिल्कुल वही चीजें आपको वहां पर राइटिंग में देखने को मिलेंगी। एक्चुअली मैंने फेसलेस अपील स्कीम को डिफरेंट पार्ट्स में आपके लिए जो स्प्लिट अप कर रखा है, उसमें अब अगले पार्ट का हम रुख करते हैं। पेनल्टी प्रोसीडिंग्स को लेकर जो चीजें कुछ वहां पर थोड़ी सी और इलेबोरेट सेंस में आपको दी गई है, मैं वो आपके सामने रख देता हूं। आइए देखिए जरा। तो फ्रेंड्स, पेनल्टी प्रोसीडिंग्स को लेकर एक सिचुएशन पहले मैं आपके माइंड में क्रिएट करता हूं। देखिए, आपने भी कई बार देखा ना इस स्कीम में, जगह जगह पर आपको ये इस स्कीम में देखने को मिला क्या कि अगर एसएससी का कोई रिस्पॉन्स ना आए तो अपील सेंटर अपील यूनिट को इंटीमेट कर देंगे, है ना, इन्फॉर्म कर देंगे। जगह जगह पर आपने एसएससी के पार्ट पर हाँ नॉन कोऑपरेशन हो सकता है, फेलुअर हो सकता है, ऐसी सिचुएशन देखी है ना। अब जैसे केस देखो, एक सिचुएशन बनाओ अपने माइंड में कि एसएससी ने किसी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में एंटर किया, तो आप याद कीजिए इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में उन्हें प्रेस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स की मेंटेन करना रिक्वायर होता है। हमने टीपी में रिफ्रेश भी किया था। तो जैसे कमिश्नर अपील के दौरान वो इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, वैसे ही जाहिर सी बात है कि अपील यूनिट को भी उनकी जरूरत महसूस हो तो वो भी अपील सेंटर को बोल सकते हैं कि उस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एप्लेंट से मांगिए। एप्लेंट लाकर नहीं दिए तो आप रिकॉल कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे केस में जहां पर इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं और मांगे जाने पर भी नहीं दिए जा रहे हैं, तो उस ट्रांजैक्शन की वैल्यू के 2% के इक्विवेलेंट अमाउंट की जो पेनल्टी है वो 271G में लेविएबल है। या झूठे इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट अगर दिए तो 271AA में सेम पेनल्टी 2% ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू की लेविएबल है। अब चलो इसको इस स्कीम से कनेक्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहां पर एसएससी के पार्ट पर यह फेलुअर है कि उनको अपील यूनिट ने अपील सेंटर से यह कहलवाया था कि वो उस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट ला करते और एसएससी ने लाकर नहीं दिए। तो अपील सेंटर ने तो अपील यूनिट को इन्फॉर्म कर दिया कि एसएससी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया है। तो अब अपील यूनिट को दिख रहा है कि एसएससी पर 271G की यह पेनल्टी लगनी है। वो क्या करेंगे आपको पता है, वो तो अपील सेंटर को रिकमेंड कर देंगे कि देखो एसएससी ने ये जो डिफॉल्ट किया है उसके लिए उस पर ये पेनल्टी लगनी है। तो अब अपील सेंटर एपिलेंट को एक शॉकॉज नोटिस देंगे कि आप बताओ आप पर ये पेनल्टी क्यों ना लेवी की जाए। हाँ, जबकि हमें तो अपील यूनिट ने रिकमेंड किया है, आप बताओ, अपना रिस्पॉन्स फाइल करो। और एपिलेंट की ड्यूटी है कि वो जो भी टाइम अलाउ हो उसमें अपना रिस्पॉन्स फाइल करें। देन फाइनली पता है क्या होगा, जो अपील सेंटर है वो एक नई अपील यूनिट पिक्चर में लाएंगे केवल पेनल्टी प्रोसीडिंग्स के लिए। वो एक नई अपील यूनिट पिक्चर में लाएंगे, उनको एसएससी का जो भी रिस्पॉन्स आया है वो बताएंगे कि देखो एसएससी पर ओरिजिनल अपील यूनिट ने ये पेनल्टी प्रोसीडिंग्स रिकमेंड की थी, पर हमने एसएससी को रिस्पॉन्स के लिए बोला था, एसएससी का ये रिस्पॉन्स आया है। वो नई अपील यूनिट फिर डिसाइड करेगी कि पेनल्टी प्रोसीडिंग्स ड्रॉप हो जानी चाहिए आफ्टर गेटिंग द रिस्पॉन्स फ्रॉम द एसएससी, क्या अपील प्रोसीडिंग्स, क्या पेनल्टी प्रोसीडिंग्स ड्रॉप हो जानी चाहिए या वाकई पेनल्टी लगनी चाहिए। तो वो पेनल्टी का ड्राफ्ट ऑर्डर तैयार करके ये वो अपील सेंटर को भेजेंगे और अपील सेंटर उसी के अकॉर्डिंगली फिर आगे एक्ट करेंगे। हो गया पेनल्टी प्रोसीडिंग्स वाला पार्ट भी माय डियर फ्रेंड्स कंप्लीट। आप देखिए, तो अपील यूनिट अपील प्रोसीडिंग्स के दौरान जहां एसएससी ने किसी नोटिस डायरेक्शन या अदर और जहां एसएससी ने किसी नोटिस डायरेक्शन या ऑर्डर की कंप्लायंस अगर नहीं की, ऐसा अगर एप्लेंट या किसी अदर पर्सन की पार्ट पर फेलुअर है, तो अपील यूनिट पेनल्टी प्रोसीडिंग्स के इनिशिएशन के लिए नेशनल फेसलेस अपील सेंटर को रिकमेंडेशन भेज सकती हैं। देन नेशनल फेसलेस अपील सेंटर ऐसी रिकमेंडेशन के मिलने पर वो एक शॉकॉज नोटिस एप्लेंट या उस अदर पर्सन को जिस पर भी पेनल्टी लगाई जाने की बात चल रही है उनको एक शॉकॉज नोटिस सर्व करेंगी और उनको कहेंगे आप कॉजेस शो करो कि आप पर ये पेनल्टी क्यों ना लगाई जाए। फिर वो एप्लेंट या अदर पर्सन अपना जो रिस्पॉन्स है वो शॉकॉज नोटिस के रिस्पॉन्स में अलाउड टाइम में अपील सेंटर को भेज देंगे। अब यहां से मेन चीज कि नेशनल फेसलेस अपील सेंटर अब हाँ किसी भी रीजनल फेसलेस अपील सेंटर में ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम के थ्रू एक
अपील यूनिट स्पेसिफाई करेंगे इस पर्पस के लिए केवल, और उसको वो पेनल्टी प्रोसीडिंग्स के इनिशिएशन की रिकमेंडेशन जो ओरिजिनल अपील यूनिट ने की, एसएससी का या अदर पर्सन का जो भी रिस्पांस आया उसके साथ में वो पेनल्टी का केस उस नई अपील यूनिट को रिकमेंड कर देंगे, असाइन कर देंगे। फिर वो नई अपील यूनिट सारी चीजों को कंसीडरेशन में ले लेने के बाद में अगर पेनल्टी लगाई जानी है तो पेनल्टी का ड्राफ्ट ऑर्डर प्रिपेयर करेंगी और उस ऑर्डर की कॉपी अपील सेंटर को रिकमेंड भेज देंगी, और अगर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स ड्रॉप होनी है तो रीजंस राइटिंग में रिकॉर्ड करने के बाद में वो नेशनल फेसिल असेसमेंट अपील सेंटर को इंटीमेट करते हुए पेनल्टी प्रोसीडिंग्स को जो इनिशियली स्टार्ट की गई थी ओरिजिनल अपील यूनिट की रिकमेंडेशन पर अपील सेंटर के द्वारा उनको ड्रॉप करने के बारे में वो इंटीमेट कर देंगी। जहां पर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स अपील यूनिट के द्वारा ड्रॉप की जाती हैं वहां वो अपील सेंटर को इसकी इंटीमेशन भेजेंगी। जहां पर अपील यूनिट के द्वारा पेनल्टी लगाई जाती है तो पेनल्टी का ड्राफ्ट ऑर्डर वो अपील सेंटर को भेज देंगे। अपील सेंटर उसके बेस पर अपील पेनल्टी को फाइनलाइज कर देंगे और इससे वो कम्युनिकेट कर देंगे, भेज देंगे इनको एप्लेंट या अदर पर्सन जिस पर भी पेनल्टी लगाई गई है, और नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर या एओ को भी आगे फर्दर जो एक्शन लेना है उसके लिए उस पेनल्टी ऑर्डर को आगे कम्युनिकेट कर देंगे, क्योंकि रिकवरी वगैरह तो डिपार्टमेंट के लेवल पर ही होनी है। फिर हमने अगला जो पार्ट बनाया था फ्रेंड्स इस स्कीम में वो है रेक्टिफिकेशन प्रोसीडिंग्स वाला। यस माय डियर फ्रेंड्स, देखिए ये बिल्कुल पॉसिबल है ना क्या कि जो अपील सेंटर है, नेशनल फेसलेस अपील सेंटर है, उनसे अपील का फाइनल ऑर्डर पास करने में कोई मिस्टेक हो जाए। भाई जो अपील यूनिट थी या रिव्यू यूनिट थी उन्होंने जो काम किया उनके उस काम में कोई गलती थी और वही गलती फिर अपील सेंटर के फाइनल एपीलेट ऑर्डर में पास ऑन हो गई। ठीक है, तो अब इन नटशेल अगर नेशनल फेसलेस अपील सेंटर से अपने अपीलेट ऑर्डर में कोई मिस्टेक एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, लाइक कोई कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह, कोई क्लरिकल मिस्टेक वगैरह अगर होगी तो दैट शुड बी करेक्टेड। तो उसके रेक्टिफिकेशन को लेकर जो थिंग्स है वो यहां पर दी गई। लेकिन सिस्टम क्या है? सिस्टम ये है कि अगर उस मिस्टेक के रेक्टिफिकेशन से अगर एप्लेंट को फायदा होना है, एक एसएससी को फायदा होना है, तो वो रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करना चाहेंगे, राइट। तो यहां पर असेसमेंट सेंटर या एओ जिसके भी ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील आई थी उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि कहीं एसएससी फैक्ट्स का मिसरिप्रेजेंटेशन करके गलत रेक्टिफिकेशन ना करा ले, तो एओ या असेसमेंट सेंटर वहां बोल सके, उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। या अगर अपोजिट है कि असेसमेंट सेंटर या एओ ने रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई किया तो एसएससी को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। या अपील यूनिट या रिव्यू यूनिट को अच्छा नहीं लग रहा कि उनसे गलती हो गई थी जिसकी वजह से गलती अपील सेंटर के फाइनल एपीलेट ऑर्डर में कंटिन्यू हो गई, पास ऑन हो गई, तो अपील यूनिट या रिव्यू यूनिट ने अपील सेंटर को कहा कि ये मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लीजिए। तो फिर दोनों पार्टीज को, एसएससी एज वेल एज डिपार्टमेंट, दोनों पार्टीज को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं ऊंट किस करवट बैठेगा। अपील यूनिट या रिव्यू यूनिट की एप्लीकेशन पर जो रेक्टिफिकेशन अपील सेंटर करेंगे वो रेवेन्यू के प्रीजुडिशियल भी हो सकता है, एसएससी के प्रीजुडिशियल भी हो सकता है, तो दोनों पार्टीज को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। हाँ ऐसा है। एक्चुअली रेक्टिफिकेशन के लिए भी एक नई यूनिट अपील सेंटर पिक्चर में लाएंगे कि रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन जिससे भी मिली उसके लिए वो एक नई अपील यूनिट लॉटरी सिस्टम से पिक्चर में लाएंगे, वही ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम के थ्रू, और उन्हें रेक्टिफिकेशन का टास्क दिया जाएगा। वो रेक्टिफिकेशन होना है नहीं होना है वो अपना डिसीजन लेंगी। होना है तो रेक्टिफिकेशन का एक ड्राफ्ट ऑर्डर तैयार करके अपील सेंटर को भेजेंगी। फिर अपील सेंटर रेक्टिफिकेशन नहीं होना है तो वो इस बारे में इंटीमेट कर देंगे सारी पार्टीज को। अगर होना है तो रेक्टिफिकेशन का जो ड्राफ्ट ऑर्डर अपील यूनिट से आया उसी को फाइनलाइज कर देंगे। हो गया रेक्टिफिकेशन वाला मैटर भी सब्सटेंशियली कंप्लीट। आइए देखिए जरा। तो फ्रेंड्स किसी मिस्टेक एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड को रेक्टिफाई करने के व्यू से ये नेशनल फेसलेस अपील सेंटर हाँ अपने द्वारा पास की ऑर्डर को अमेंड कर सकते हैं, ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी उनको शो की गई है। बेसिकली ये जो रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन है वो कौन फाइल कर सकते हैं, तो अपील सेंटर को ये एप्लीकेशन एप्लेंट के द्वारा दी जा सकती है। तो अपॉर्चुनिटी किसको मिलेगी? नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर या एओ। यस, अगर ये नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर या एओ ने रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई किया है तो अपॉर्चुनिटी किसे मिलेगी? एप्लेंट को। और अगर अपील यूनिट जिसने ऑर्डर प्रिपेयर किया, रिव्यू किया, रिवाइज किया, उन्होंने अगर रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई किया है तो फिर एप्लेंट एज वेल एज असेसमेंट सेंटर एंड एओ को अपॉर्चुनिटी मिलेगी।
रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन चाहे किसी से भी रिसीव हुई हो, नेशनल फेसलेस अपील सेंटर ये रेक्टिफिकेशन का केस किसी भी रीजनल फेसलेस अपील सेंटर में ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम के थ्रू कोई भी अपील यूनिट स्पेसिफाई करके उनको वो रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन असाइन कर देंगे। ये जो अपॉर्चुनिटी वाला शोकोज नोटिस भी जो तैयार करना है ना, वो अपील यूनिट जिनको रेक्टिफिकेशन का केस असाइन किया गया है वो इसका शोकोज नोटिस तैयार करके अपील सेंटर को भेजेंगी। अपील सेंटर बस वो शोकोज नोटिस जिनको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी है उनको वो शोकोज नोटिस भेज देंगे। क्या आपको कुछ कहना है तो आप इतने टाइम में कह सकते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, देन वो नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर या एओ या एप्लेंट जिनको भी अपॉर्चुनिटी मिली है ना, वो अपना जो रिस्पॉन्स है जितना भी नेशनल फेसलेस अपील सेंटर ने उन्हें टाइम दिया होगा उस अलाउड टाइम में वो अपना रिस्पॉन्स या फाइल कर सकेंगे। एंड अपील यूनिट जिनको रेक्टिफिकेशन का टास्क मिला है वो रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन पार्टी से आए हुए रिस्पॉन्स को कंसीडरेशन ले लेने के बाद में अगर रेक्टिफिकेशन वाकई होना है तो उसका एक ड्राफ्ट ऑर्डर तैयार करेंगी, और अगर रेक्टिफिकेशन नहीं है नहीं होना है, जरूरत नहीं है, तो वो रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन की रिजेक्शन का रीजंस के साथ में एक ड्राफ्ट ऑर्डर तैयार करके अपील सेंटर को भेज देंगी। अपील सेंटर क्या करने वाली आपको पता है, उसको फाइनलाइज कर देंगी। जो भी रेक्टिफिकेशन का ड्राफ्ट ऑर्डर आया है या रिजेक्शन का आया है वो उसे फाइनल कर देंगी और सभी पार्टीज को उसके बारे में बता देंगी। ठीक है, राइट माय डियर फ्रेंड्स, कि रेक्टिफिकेशन की ज्यादा जरूरत थी नहीं थी वो सभी पार्टीज को उसके बारे में बता देंगे। ठीक है, और मैंने इस स्कीम में लास्टली माय डियर फ्रेंड्स रखा है कुछ अदर जो कंसीडरेबल पॉइंट्स हैं उनको, जैसे और वो काफी कुछ मिलते जुलते हैं जो आपने फेसलेस असेसमेंट स्कीम में देख रखे हैं। जैसे यहाँ भी ऑल कम्युनिकेशंस जो भी होगी अपील यूनिट, अपील सेंटर, रीजनल फेसलेस अपील सेंटर, असेसी अदर पर्सन के बीच में वो डायरेक्टली 1 to 1 आपस में नहीं कर सकते, वो नेशनल फेसलेस अपील सेंटर के थ्रू ही होगी। एक्चुअली नेशनल फेसलेस अपील सेंटर भी अपील यूनिट या असेसी या किसी अदर पर्सन के साथ कोई कम्युनिकेशन अगर करना चाहते हैं तो मैनुअली पॉसिबल नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट में ही जो कम्युनिकेशन है वो की जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, अगर अपील अच्छी भली अपील सेंटर को जो फाइल हुई थी वो अपील यूनिट के लेवल पर चल रही है लेकिन केस क्रूशल है, वो सपोज फेसलेस एनवायरनमेंट में सही से डिस्पोज ऑफ नहीं हो पाएगी तो केस रेफर बैक होकर जुडिक्शनल सीआईटी के पास में आ सकता है। फ्रेंड्स, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल जो भी इंचार्ज ऑफ नेशनल फेसलेस अपील सेंटर हैं, अगर वो अपील प्रोसीडिंग्स की किसी भी स्टेज पर अगर जरूरी महसूस करें तो बोर्ड की अप्रूवल लेकर वो उस अपील के केस को जुडिक्शनल सीआईटी के पास में ट्रांसफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नॉर्मली 99.9% जो अपील है वो अब आपको इस फेसलेस अपील स्कीम में प्रैक्टिकली डिस्पोज ऑफ होती हुई नजर आएंगी, लेकिन एक्सेप्शनल 0.001% अगर कभी कोई सीन बने तो वहां सीआईटी के लेवल पर भी अपील वापस आ सकती है। और जैसा आपने ऑलरेडी माय डियर फ्रेंड्स देख रखा है फेसलेस असेसमेंट स्कीम उसी तरह की बातें यहां पर भी है। यहां पर भी किसी अपील सेंटर या अपील यूनिट के सामने पर्सनल अपीयरेंस पॉसिबल नहीं है। हाँ, एप्लेंट या उनके ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल हियरिंग की रिक्वेस्ट कर सकते हैं जिससे वो ऑरल सबमिशन दे सकें, लेकिन जिस भी रीजनल फेसलेस अपील सेंटर में वो अपील यूनिट सेटअप है उनके इंचार्ज चीफ कमिश्नर डायरेक्टर जनरल उस पर्सनल हियरिंग की रिक्वेस्ट को अप्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन होगी वो हियरिंग कैसे आपको पता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो टेलीफोनिंग के थ्रू। और अगर एसएससी के पास में इसका असेस नहीं है, उन्हें इसके बारे में पता नहीं है, तो बोर्ड की ड्यूटी है कि वो जगह जगह पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेंटर एस्टैब्लिश करें। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो फेसलेस अपील स्कीम है इसमें नेशनल फेसलेस अपील सेंटर ने जो अपील का फाइनल ऑर्डर पास किया ये सीआईटी अपील के ऑर्डर की जगह पर पास हुआ है, उन्हीं को रिप्लेस किया गया है। तो जैसे सीआईटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में आप आईटीडी में अपील लेकर जा सकते थे वैसा ही यहां पर भी है। यस माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर भी जो नेशनल फेसलेस अपील सेंटर अपील का फाइनल ऑर्डर पास करते हैं ना उसके अगेंस्ट में आप 60 डेज में आईटीडी के पास में जो अपील है वो लेकर जा सकते
कहेंगे। तो जैसे सीआईटीपीएल के लेवल पर अपील का सीआईटीपीएल के लेवल पर जो अपील का फाइनल ऑर्डर पास होता है उसके अगेंस्ट में आईटीटी में अपील पॉसिबल होती है, वैसे ही यहां पर भी वो पॉसिबल बना दी गई है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं कह सकता हूं कि फेसलेस अपील स्कीम से रिलेटेड भी जो भी डिस्कशन के लिए पॉइंट्स है वो हमने डिस्कस कर लिए। एक क्वेश्चन आपको और दिए गए हैं कि भाई कम्युनिकेशन कैसे होगी, क्या पर्सनल हियरिंग पॉसिबल है, वो सारी चीजें अभी जो हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस की बिल्कुल वही आपने यहां पर देनी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हाँ अब मैं कह सकता हूं कि हमने ये जो फेसलेस अपील स्कीम है इसको लेकर भी जो डिस्कशन यहां पर रिक्वायर्ड और नीडेड था वो क्वेश्चंस के साथ में माय डियर फ्रेंड्स कंप्लीट कर लिया है। ओके, आप देखेंगे तो यस, फेसलेस अपील स्कीम को लेकर भी जो डिस्कशन रिक्वायर्ड और नीडेड था वो हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया है। तो अब मैं कह सकता हूं कि हमारा आज का जो एजेंडा था इस फेसलेस अपील स्कीम के अलावा फेसलेस असेसमेंट स्कीम को डिस्कस करने का, ये कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स थी, बस मैं चाह रहा था कि ये भी मैं आपको एक बार क्विकली रिफ्रेश करा दूं, तो वो भी हमने यहां पर कंप्लीट कर ली है। माय डियर फ्रेंड्स, न्यूमरस टॉपिक्स हैं जो मैं ऑलरेडी आपको पहले ही रिफ्रेश करा चुका हूं। अप्रोक्सीमेटली 70 टू 75 मार्क्स की कवरेज हमें जिनसे देखने को मिलती है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में, केवल हम उन टॉपिक्स को रिफ्रेश कर चुके हैं। इन फेसलेस असेसमेंट स्कीम और फेसलेस अपील स्कीम से अभी क्वेश्चंस एग्जामिनर की तरफ से कम देखने को मिले हैं, लेकिन लेटेस्ट डेवलपमेंट है, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए इन स्कीम्स को भी हमने यहाँ रिफ्रेश कर लिया। तो रिवीजन सेशंस की इस सीरीज को मैं भी इस स्टेज पर आपको कंप्लीट कर रहा हूं, और बाकी कुछ भी चीज मुझे और लगेगा रिवाइज कराने की तो मैं वो आपके साथ में वो भी डिस्कस कर लूंगा, वो भी आपको आगे रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। और इन सभी टॉपिक से रिलेटेड जो प्रैक्टिस सेशंस की सीरीज है वो मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं। तो ये स्ट्रिक्टली एडवाइजेबल है फ्रेंड्स कि आप इन रिवीजन सेशंस और प्रैक्टिस सेशंस की सीरीज को ज्यादा से ज्यादा इससे बेनिफिट जो उठा सकते हैं वो उठाएं, ठीक है। चलो जल्दी मिलेंगे फ्रेंड्स कुछ नई चीजों के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स अ लॉट।